हाय गाइस, स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। आज हमारे साथ में जो गेस्ट है ना, वो आपको फेसबुक के बारे में बताने वाले हैं। अभी रिसेंटली हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो करी थी, बहुत सारे लोगों ने पसंद करी, तो हमने सोचा क्यों ना एक फेसबुक के ऊपर भी वीडियो करी जाए, फेसबुक को भी समझा जाए, वो प्लेटफॉर्म कैसा है, ऑडियंस वहां पे कैसी है, अगर हम फेसबुक पे ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। पर्सनली बताऊं तो भाई, मुझसे फेसबुक क्रैक नहीं हो पाया। यूट्यूब मुझे लगता है कि समझ में आ जाता है, मतलब फिगर आउट है, क्योंकि हमने मल्टीपल चैनल्स बना के देख लिए है, इंस्टाग्राम पे भी करके देख लिया है, समझ में आता है। बट फेसबुक एक ऐसी चीज है जिसपे बार बार मैं कोशिश करता हूं बट होता कुछ नहीं है। तो आज जो एक्सपर्ट है, आज वो बहुत सारे ब्रांड्स का भी काम हैंडल करते हैं, तो हमको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म। वेलकम। हाय, सो मेरा नाम वैष्णवी है। मेरे पास पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करने का। मैंने अंकुर वारिको के साथ काम किया है, द बेटर इंडिया के लिए उनका सोशल मीडिया संभाला है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ फ्रीलांस बेसिस पे भी काम किया और अभी कर रही हूँ। ऑनेस्टली ये कॉन्वर्सेशन में स्टार्ट करना चाहूँगी इस बेसिस पे कि फेसबुक क्रैक करना या कोई भी प्लेटफॉर्म क्रैक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सीखें कि ऑडियंस क्या कंज्यूम करना चाहती है और उसके साथ साथ समझे कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ कि ऑडियंस हमसे क्या चाहती है और उसको कैसे डिलीवर करें। अब मुझे थोड़ा समझाओ, एज अ प्लेटफॉर्म फेसबुक कैसा है और किस टाइप के लोग फेसबुक को कंज्यूम करते हैं। इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी, मैं समझना चाहूंगी कि आपकी जर्नी फेसबुक के साथ क्या रही है एज अ कंज्यूमर या एज अ यूजर। मैं स्टार्टिंग के अंदर 2009-10 में फेसबुक पे स्विच इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने ऑर्कुट छोड़ दिया था और मैं वो था, मैंने कहा भाई ऑर्कुट अच्छा है, फेसबुक बेकार है, बेकार है, बेकार है। पर जब सबके सब वहीं चले गए तो मुझे फेसबुक पे जाना पड़ा। उसके बाद फेसबुक को मैंने अपनी मेमोरी स्टोर करने का प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। मतलब मैं दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाता था, सारी फोटोज खींचता था, सारी बल्क में अपलोड कर देता था। एक ही इकट्ठा 50 फोटो 60 फोटो अपलोड करने वाले जो बंदे होते थे ना, उनमें से मैं भी एक था। और ऊपर लिखता था ये ट्रिप और सारी फोटोज बल्क के अंदर अपलोड। तो मेरा आइडिया ये था कि यार ये फोटो स्टोर रहेगी, फ्यूचर के अंदर मेमोरीज में जब भी देखना होगा तो देख पाऊंगा। तो मेरा सिर्फ यही प्लेटफॉर्म यूज करता था। स्टॉकिंग की है मैंने, पर उस लेवल की स्टॉकिंग नहीं करी है अगर मैं बोलूं तो। ठीक है, मतलब मैं लोगों की प्रोफाइल छान मार के देखता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कभी कभार करिए कि जैसे कोई दोस्त देखना था या कोई लड़की पसंद थी उस टाइम पे, उनको देखना था तो उनकी प्रोफाइल देख लेते थे, क्या चल रहा है, इसको क्या पसंद है, किस टाइप के पेज लाइक करता है, उसकी पर्सोना एक समझने के लिए कर लेता था। फिर मार्केटिंग में हम आ चुके थे, तो फिर फेसबुक एज अ एड चलाने वाला प्लेटफॉर्म हमने यूज करना शुरू किया। जब क्रिएटर बना तो यूट्यूब ही सोल पर्पस था, बट उसी कंटेंट को फेसबुक पे भी डाल देता था। बट वो कभी बना ही नहीं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2017 से ही मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और 2017 से ही एक तरह से मैं फेसबुक भी कर रहा हूँ। होल हार्टेडली फेसबुक पे कंटेंट कभी पब्लिश नहीं किया, बट कभी इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी सक्सेस भी नहीं मिली। हम डालते रहे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक वीडियो उठ गई हो, फिर उसके बाद मेजर करे कि भाई ये क्यों उठी, क्या रीजन था। कभी हुआ ही नहीं ऐसा। मेरी जर्नी है। तो एग्जैक्टली जैसे मतलब हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करें, पिछले 5 साल में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। इंस्टाग्राम इतना ग्रो हो चुका है पैंडेमिक के बाद, यूट्यूब इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है। बट अगर हम एक्चुअल जर्नी देखें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ रिटेन होने की, हमारी सबसे ज्यादा बड़ी जर्नी रही है फेसबुक के साथ। हमने शुरू किया एक यूजर की तरह, जहां पर हम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल लेवल पे उसको कंज्यूम कर रहे थे और पर्सनल लेवल पे हम अपनी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े हुए, ऑडियंस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हुए। हमारी जो ऑडियंस थी 13 से 14 साल के बच्चे, जब हम लोग स्कूल में थे तब फेसबुक आया था, तो उस वक्त हमने उसको उस चीज के लिए इस्तेमाल किया। बड़े होते होते हमने रियलाइज किया कि हम अपना सामान बेच सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस आया था, तो हमने उस तरह से समझने की कोशिश करी कि ठीक है, अगर मैं एक नया एंटरप्रेन्योर हूं या अगर एक नया कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे हम समझ सकते हैं कि मार्केट है। हम लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और ये प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी है, अगर आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। विजुअली वो पहला प्लेटफॉर्म था जो आपको बता सकता था कि आप चीजें खरीद सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये सिर्फ कंज्यूम करने के लिए नहीं है, एज ए यूजर। धीरे धीरे हम जब इवॉल्व हुए तो हमने रियलाइज किया है इंस्टाग्राम भी कंटेंट स्पेस में और क्रिएटर स्पेस में बढ़ने लग गया, फ्रॉम अगेन अ पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एंड यूट्यूब भी उसके साथ साथ ग्रो हुआ।
कि हम फेसबुक पे भी पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। उस वक्त ऐसा हुआ है कि पैरेलली जब इंस्टाग्राम चल रहा था, यूट्यूब चल रहा था, लोगों ने फेसबुक पे पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश करी है। ओवरऑल अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक उद्देश्य से नहीं आया था पर इस तरह से ग्रो हुआ है, जिस तरह से यूजर्स ग्रो हुए हैं, जिस तरह से ओवरऑल डिजिटल स्पेस ग्रो हुआ है, वो फेसबुक है। और आई फील लाइक as someone who has worked on Facebook, as someone who has consumed Facebook as a user, I feel like there is no one way to understand Facebook. What is more important is to understand who you are as a brand, as a personal brand, as a commercial brand. That is very important for you to understand. And उस हिसाब से आप ये समझो कि आपका सामने वाला कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, आपका सामने वाला कंज्यूमर कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं अंकुर के टाइम से, जब हमने शुरू किया था इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज हमने साथ में ग्रो करना शुरू किया था। मुझे याद है मैंने 30 पेज का वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था जिसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, ऑफ रिसर्चिंग एवरी मोटिवेशनल स्पीकर अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, और ये समझने की कोशिश की वो लोग किस टाइप का कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, वो लोग किस टाइप से अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, विच वाज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ उनकी प्रोफेशनल जर्नी क्या रही है, साथ साथ उनकी पर्सनल जर्नी क्या रही है। क्योंकि फेसबुक पे स्कैटर्ड ऑडियंस है, फेसबुक पे ऑडियंस है जो जानना चाहती हैं कि आप प्रोफेशनली कैसे ग्रो हुए हो, बट वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे इंसान हो। क्योंकि वो आपके साथ अगर सीख सकती हैं, अच्छी बात है, वो आपसे सीखेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, बट अगर आपके साथ वो सीख सकती हैं और आपसे रिलेट भी कर सकती हैं तो वो यूजर आपके साथ रिटेन रहेगा। ये हर प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करता है, बट अगेन फेसबुक पे ये चीज इवॉल्व हुई है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी ये चल रहा है पिछले 5-7 साल से। सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस वेरी वेरी डिलिजेंटली। तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स के लिए लोग आ रहे हैं, कौन से टाइप के कैटेगरीज हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे, आई थिंक हम ये पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इस टाइम पे ऐसा प्लेटफॉर्म है जब छोटे थे, 13-14 साल के थे या 20 साल के थे, आप कंज्यूम कर रहे थे, आप इस दौर में या इस एरा में उस चीज को कंज्यूम नहीं करेंगे। इस टाइम पे आपसे बड़े लोग, आपके पापा या आपके दादाजी आके आपको दिखाएंगे, अरे मैंने ये वाली लिंक देखी है, मैंने ये वाली वीडियो देखी है, तुझे ये करना चाहिए। तो उस टाइप की ऑडियंस ज्यादा है, और उस टाइप की ऑडियंस ज्यादा है जिन्होंने अब स्मार्टफोन खरीदना शुरू किया है। क्योंकि पिछले पैंडेमिक के बाद पिछले कुछ सालों में एक्टिव ऑडियंस ऑन फेसबुक एंड ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो समझना कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनका जो तरीका है कंटेंट कंज्यूम करने का वो कैसा है, वो किस टाइप के कंटेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जैसे कि आपके दादा पापा वगैरह यूजुअली न्यूज बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं फेसबुक पे। आई फील लाइक फेसबुक पे अब न्यूज कंजम्पशन ज्यादा है या मीडिया कंजम्पशन ज्यादा है कंपेयर टू न्यूज चैनल्स। सुबह हम उठते थे तो आज तक चल रहा होता था, अब वैसा नहीं होता। अब सुबह हम उठते तो न्यूज़पेपर के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक चल रहा होता है, तो उसके थ्रू हमें ज्यादा न्यूज पता चलता है। फिर उसी टाइप पे अगर आप जाएं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बहुत ज्यादा कंटेंट रिलेटेड टू आपका, अगर डिजिटल मार्केटिंग भी लोग सीखना चाहते हैं या फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर रिलेटेबल वीडियोस देखना चाहते हैं, डांस, म्यूजिक, कॉमेडी वगैरह का, उसका कंजम्पशन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लोग फेसबुक खोलते हैं, अपना गूगल क्रोम खोलते हैं, अपना वेबसाइट खोलते हैं और वहां जाके फेसबुक पे वीडियोस देखना है, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। क्रोम पे खोलते हैं, ऐप पे खोलते हैं? सबसे ज्यादा क्रोम पे रहेगा, एम वेब पे हमेशा सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, बट साथ साथ अब ऐप पे भी ऑफ कोर्स काफी लोग एक्टिव ऑडियंस है। तो हाँ, मतलब उस पर डिपेंड करता है। आप मतलब आपका ये कहना है कि इस टाइम पे जो टेक्निकली उतने साउंड नहीं है, जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल जर्नी को, वो सबसे पहले फेसबुक पे आ रहे हैं, ऐसा कुछ? क्योंकि आपने जो जिनके नाम लिए, दादा वादा की बात करी, तो वो टेक्नोलॉजिकली उतने साउंड नहीं है। अगर आपने बात करी टीयर 2 टीयर 3 में जो अभी नया फोन ले रहे हैं, अगेन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम निकल के आ रही है, तो ऐसा हम कह सकते हैं? हाँ, मेजॉरिटी वही है। मैं ये नहीं कह सकती सिर्फ यही टाइप का ऑडियंस है, बट मेजॉरिटी वही है। उसका एक रीजन भी है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा के देखें, इंस्टाग्राम पे 2 साल पहले जब पैंडेमिक आया था तो आईजीटीवी बहुत ज्यादा चल रहा था, फिर 3 महीने में रील्स आया, फिर धीरे धीरे करके हर प्लेटफॉर्म, इवन अभी पिछले 1 हफ्ते में इंस्टाग्राम पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हाइपर लिंक्स और हैशटैग्स को लेकर। तो आई फील लाइक हर प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व हो रहा है। तो अगर कोई समझना चाहता है किसी प्लेटफॉर्म को और बहुत आराम से चलना चाहता है उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ, किसी भी सोशल मीडिया के साथ शुरुआत कर रहा है अपनी, तो वो इंसान सबसे पहले फेसबुक पे आएगा। सबसे इजीएस्ट चीज है कि फेसबुक डेस्कटॉप या मोबाइल वर्जन जो है वो भी उतनी आसानी से चल सकता है जितनी आसानी से ऐप। आप इंस्टाग्राम को उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे वेबसाइट पे जितना आप ऐप पे कर रहे हैं। सेम गोज फॉर यूट्यूब, आप कर लेंगे बट आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप लाइक नहीं कर सकते, आपको साइन इन करना पड़ता है। उस वजह से फेसबुक लोग के लिए ज्यादा आसान है। तो अगर कोई स्मार्टफोन अभी खरीद रहा है, स्पेशली
30, 35, 40 से ज्यादा एज के इंसान, स्पेशली टियर 2, टियर 3 सिटीज के लोग, उनके लिए पहली चीज होगी कि हमें एक्सपोजर चाहिए सोशल मीडिया को लेके, और हमें शुरुआत थोड़ी आसानी से करनी है, थोड़े धीमे तरीके से करनी है, तो वो ऑडियंस फेसबुक पे बहुत ज्यादा है। तो मतलब मैं ऑडियंस पर्सोना अगर दिमाग में बनाने की कोशिश करूं, तो ऑडियंस पर्सोना मैं मान के चल रहा हूं शायद बड़े लोग जो ओल्ड एज है, या फिर टियर 2 टियर 3 वाले, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं जो अभी नए फोन यूजर्स है। हम बेसिकली हर एक को नहीं कह रहे, कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि टियर 2 टियर 3 में भी अब लोग इवॉल्व हो चुके हैं। एग्जैक्टली तो उसमें भी स्पेसिफिकली वो बात कर रहे हैं। तो उनका अगर कंजम्पशन पैटर्न की बात करके चले, क्योंकि आपने बताया आपने 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया था, तो कंजम्पशन पैटर्न थोड़ा समझाओ कि क्या है, किस टाइप का कंटेंट मेजरली देखते हैं और कितना लंबा ड्यूरेशन का देखना पसंद करते हैं। फेसबुक पे अभी भी मतलब एक कॉम्बिनेशन ले लो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों का। इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ज्यादा चल रही है, यूट्यूब पे आपकी शॉर्ट्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, बट साथ में अगर लोग किसी ओटीटी को छोड़कर लंबे वीडियोस देखना चाहते हैं, वो यूट्यूब और फेसबुक है। फेसबुक पे लोग अभी भी 1 मिनट से ज्यादा लंबे वीडियोस देखना चाहते हैं बैठ के। उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो फिलहाल एंटरटेनमेंट और न्यूज सबसे बड़ी कैटेगरी है फेसबुक पे। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स अलग अलग नीश आती हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी की आपने बात करी थी, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो अगले 10 साल में बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। आपका एआई बहुत ज्यादा चल रहा है, एआई समझने के बहुत तरीके हैं, आप यूट्यूब पे जाके समझ सकते हैं, आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, बट कितने लोग हैं जो सीधा यूट्यूब पे जाएंगे? उससे सबसे पहले वो फेसबुक पे आते हैं। फेसबुक पे अगर उन्हें लगता है कि और डिटेल में सीखना है, हमें इस चीज को एक्चुअल में अपनी जॉब में अप्लाई करना है, तब जाके वो यूट्यूब से सीखते हैं। पर उनका एक्सपोजर टू दैट टॉपिक इज स्टिल रेलेवेंट टू फेसबुक एज मच एज इट इज टू यूट्यूब। बेसिकली एंटरटेनमेंट, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एस्ट्रोलॉजी, आपका स्पोर्ट्स अभी भी सबसे बड़ा कैटेगरी है जो फेसबुक पे चल रहा है। स्पोर्ट्स आपका इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होता इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जितना फेसबुक पे होता है आपका। तो ये सारे, और लाइव इवेंट्स है, न्यूज वाले लाइव इवेंट्स सारे फेसबुक पे अभी भी टेलीकास्ट होते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके नहीं देखते कि कोई न्यूज चैनल अपना लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस ऑडियंस के लिए वो बना रहे हैं, जैसे आज तक, एनडीटीवी, ई स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारे जो चैनल्स हैं ये अभी भी फेसबुक पे ज्यादा लाइव्स करते हैं कंपेयर टू यूट्यूब या इंस्टाग्राम, क्योंकि वो ऑडियंस वहीं पे है, और वो ऑडियंस के लिए सबसे आसान तरीका जाके वो कंटेंट देखने का अभी भी फेसबुक पे है। तो आई फील लाइक ये 4-5 इंडस्ट्रीज हैं। गेमिंग भी अभी फेसबुक पे रेलेवेंट है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ग्रो रहा है, बट फेसबुक पे अभी भी बहुत रेलेवेंट है। एक कैटेगरी है जो मतलब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर एक कैटेगरी है जॉब्स ढूंढने की। आपके बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटी पेजेस हैं जो बहुत साल पहले शुरू हुए थे, जो अभी भी चल रहे हैं, जिन पे कम्युनिटीज बनी हुई है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपने फ्रीलांस की तरफ काम करना शुरू किया तो बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो आप ग्रो कर सकते हैं फ्रीलांस के थ्रू। अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो क्रॉस प्रमोशन का बेस्ट चैनल फेसबुक है, क्योंकि आपके ऑलरेडी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इवन 5-5 हजार वाली मेंबर्स की कम्युनिटीज हैं, जहाँ पे आप अगर लिंक्स देते हैं वहाँ पे एंगेजमेंट अभी भी उतना है, और वो रिटेंशन है, क्योंकि वो वाले टाइप के और भी लोग हैं जो आपके साथ उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये वाली एक कैटेगरी भी है जहाँ पे आपका एंगेजमेंट ज्यादा है, आपके वीडियोस इतने नहीं चल रहे जितने बाकी कैटेगरीज में चलेंगे, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह में, पर ये कुछ तरीके हैं जिस तरह से यूजर कंज्यूम कर रहे हैं। एंड एक अभी भी रेलेवेंट है, इंस्टाग्राम शॉप्स वगैरह आ चुके हैं, अब यूट्यूब पे भी आप अपना वेबसाइट से सामान बेच सकते हैं, बट फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे पिछले 10 साल से छोटे मर्चेंट से लेकर बड़े मर्चेंट अभी भी अपनी ब्रांडिंग के लिए फेसबुक पे रिलाई करते हैं। उसका एक बहुत मेजर रीजन ये है कि फेसबुक एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर अभी भी आपके फेसबुक से इंटीग्रेटेड है, वो आपके इंस्टाग्राम से भी इंटीग्रेटेड है, बट आपके फेसबुक से भी इंटीग्रेटेड है। इस वजह से जो भी आपके इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है, या कोई भी जो आपके कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स पढ़ने का डेटा होता है, वो सारा का सारा आपके ऑर्गेनिक पेज से आता है, जिससे पहले कि आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रमोशन शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट अवेयरनेस, अपनी ब्रांड अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, वो मेजर चीज अभी भी आप फेसबुक पे ही रिलाई करेंगे। तो अभी जैसे आपने बताया, मेरे को एक और पैटर्न निकाल के आया कि लोग नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। हमने बात करके चले दादा दादी टाइप्स, और मम्मी भी, मेरे को ऐसा लगता है मम्मी लोग भी ज्यादा देखते हैं। तो क्या वो लोग ज्यादा है जो बेरोजगार है, या जो लोग शायद बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास फ्री टाइम बहुत ज्यादा है, मेजरली वो लोग ज्यादा है, या फिर थोड़े सीरियस लोग भी है वहां पे? चंकी, मतलब मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे कि 10% ऐसी ऑडियंस है, मतलब मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। We'll go back to the first question that I asked you. Facebook evolve हो रहा है, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते evolve हो रहा है। इसका कोई एक definite answer नहीं है, but इस moment पे अगर हम बोलें,
सीरियस ऑडियंस जो है बिजनेस की वो अभी भी लिंक्डइन पे है। जो एक्चुअल में सस्टेनेबल बिजनेस या सस्टेनेबल कम्युनिटी या सस्टेनेबल स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, मैं उसको नहीं बोल सकती हूँ फेसबुक पे। बट व्हेन इट कम्स टू बेरोजगारी, ये ऑडियंस आपको तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। फेसबुक पे कैसे डिफरेंट है, इंस्टाग्राम पे आपको लोग मिल रहे हैं जिनको आप कोर्सेज बेच सकते हैं, अपनी ब्रांड कैसे बनाएं, जिनको आप कोर्सेज बेच सकते हैं कि मार्केटिंग कैसे सीखें। फेसबुक पे वो है जहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स कम्युनिटीज हैं। अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम मिलेगा, आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि कैसे किया जाएगा, उसके लिए अलग टाइप की कम्युनिटीज हैं। बट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए अभी भी लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, क्योंकि सूखा नशा, इसको मैं इस चीज को बस सूखा नशा कहता हूँ। सूखा नशा कंटेंट चलता है फेसबुक पे, ऐसा। हाँ, पर अगर आप देखा जाए जितना हमारा एजुकेशन है इंडिया में, जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सीख के करें। किसी को बस 10, 15, 20 हजार की नौकरी चाहिए, और उस टाइम पे ये वाली कम्युनिटी ज्यादा हेल्प करती है कंपेयर टू कोई भी कोर्स लेना और फिर आपको 1 महीने से 6 महीने का वेट करना कोई नौकरी ढूंढने के लिए। और ये बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट टाइप की नौकरियां हो सकती हैं। आपकी बेसिक मार्केटिंग की नौकरी हो गई, आपकी डेटा एंट्री की जॉब हो गई, डेटा एंट्री की जॉब हो गई, बहुत बेसिक लेवल, एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। बट ऐसे टाइम पे फेसबुक ज्यादा काम आता है कंपेयर टू एनी अदर कम्युनिटी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी जमाने में फेसबुक यूज किया करता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया फेसबुक यूज करना। अभी मैंने फिर से यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं फेसबुक की ऑडियंस को समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं खाली यूज कर रहा हूँ। वरना फेसबुक तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और जितना मैंने सर्वे भी किया है ना, मेरे जैसे जितने लोग हैं वो सब फेसबुक कंज्यूम नहीं करते। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बन रखा था कि मैंने कहा भाई, निब्बा निब्बी मिलते हैं वहां पे, बेरोजगार मिलते हैं वहां पे। और बेरोजगार, और मैं कहूंगा बेरोजगारों में भी एक कैटेगरी है सूडो इंटेलेक्चुअल की, वो बैठे ट्विटर पे। ट्विटर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको शायद मैं कभी क्रैक करना ही नहीं चाहूंगा। मैं ट्विटर पे अकाउंट ही नहीं बनाया, बता आपको। बना होगा, अकाउंट बना होगा, बट मैंने कभी कुछ कंटेंट ही नहीं डाला वहां पे। मेरे को हमेशा स्टार्टिंग से ही लगता था भाई ये एक टॉक्सिक है, ये लोग नशा करके बैठे हैं और ये बस ढूंढ रहे हैं कि भाई किसको सुनाना है। तो इट्स बेटर कि ट्विटर से दूर रहो। तो फेसबुक पे मुझे नहीं लगता कि उतनी नेगेटिविटी है, बट फेसबुक पे भी मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स है, अपनी वाइफ के पैटर्न से भी देखा, क्योंकि क्या है, फेसबुक इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट दिखाता है। तो अब वो मुझे वो दिखाएगा जो उसको लगेगा मेरी प्रोफाइल जो भी होती होगी, मेरी वाइफ का अलग होगा। ऐसे मैं सबके फोन से देख रहा था कि इसका क्या चल रहा है। बट मैंने कॉन्स्टेंट कॉन्टेंट देखा है। एक तो जो पॉपुलर शोज है, ये तारक मेहता, कपिल शर्मा या कोई कॉमिक स्केट, वो वाला कंटेंट को कोई डाल रहा है। दूसरा मैंने देखा है वो एक्टिंग वाले चीजें, जिसमें मतलब कुछ भी चल रहा है। मतलब एक लड़की पार्क में लड़के के साथ, अंकल के साथ बैठी है, बुढ़े अंकल के साथ में, वो अंकल बात कर रहे हैं, उसको अचानक उनकी बीवी आ जाती है सामने, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो, फिर वो लड़ रही है, फिर वो चल रहा है, और ये और दिख रहा है सबकी गंदी एक्टिंग है, और वो कंटेंट चल रहा है, और उस पर आप व्यूज देख रहे हो तो मतलब 20-20, 30-30 मिलियन व्यूज पड़े हुए लंबे फॉर्मेट के ऊपर, मतलब 12-15 मिनट के ऊपर। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या यही टाइप का कंटेंट फेसबुक पे चल रहा है, कुछ दिमाग वाला कंटेंट नहीं चलेगा, मतलब सिखाने वाला, समझाने वाला, सोचने वाला, या फिर एकदम लाइट सूखा नशा कंटेंट ही चलेगा। अगेन मैं शुरुआत करती हूँ, अपने इस जनरेशन की बात करी। हम एज अ जनरेशन बहुत कंफ्यूज्ड है। हमें नहीं पता हम क्या कंज्यूम करना चाहते हैं। हमें जिससे एक्सपोजर मिलता है, फिर वो सैचुरेशन आ जाता है कि हम सोचते हैं अच्छा हमारा मन भर गया, अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं। और सेम क्रिएशन पे भी अप्लाई होता है। क्रिएट हम करते करते रियलाइज होता है अब हम ये नहीं करना चाहते, हम कुछ और करना चाहते हैं। तो ट्विटर पे वो चीज अप्लाई होती है। फेसबुक, अगर मैं सही शब्द फेसबुक को देना चाहूँ, फेसबुक बहुत मासूम है अभी भी। हमारे जैसे हम उसके साथ साथ बड़े हैं, वो भी हमारे साथ साथ बड़ा हुआ है। अगेन आपने मेंशन किया कि जैसे स्टोरीज बहुत ज्यादा वर्क कर रही हैं। स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत डिफरेंट हो सकता है। मूवी इंडस्ट्री में भी अभी आप देखेंगे तो बी ग्रेड सी ग्रेड का कंजम्पशन, हम रिप्रेजेंट नहीं करते बी ग्रेड सी ग्रेड मूवीज देखने वालों को, पर बी ग्रेड और सी ग्रेड का कंजम्पशन अभी भी ए ग्रेड मूवीज से ज्यादा है। मतलब ऑफ कोर्स उसका मैं उस तरह से पुट नहीं करना चाहती कि कौन देखने जाता है, बट अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली, हाँ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकली बी ग्रेड सी ग्रेड मूवी की टिकट्स कम होती हैं, पैसे कम होते हैं टिकट्स के। तो कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, बीपीओ में काम कर रहा है जिसकी 10-12 हजार की नौकरी है, वो इंसान क्यों अपने 400-500 रुपए देके एक महंगी मूवी देखेगा एक महंगे हॉल में, जब उसको पता है कि वो टीवी पे मिल जाएगी 6-7 महीने बाद। वो मूवी देखेगा जिसमें पहली बात तो उसका तरीका कंटेंट को समझने का, एक मूवी को समझने का वो है जिस चीज में वो बड़ा हुआ है। उसके लिए बी ग्रेड सी ग्रेड टाइप की मूवी, उसके लिए उस टाइप की मूवी जहां पर उसके जैसे लोग ज्यादा दिख रहे हैं, उससे रिलेट करेगा।
rather than एक धर्मा की मूवी देखने जाएगा और उससे रिलेट करेगा जिसमें 40 गाड़ियां खड़ी हैं। किसके घर में 40 गाड़ियां खड़ी होती हैं? हम में से ही सब रिलेट नहीं कर पाते ऐसे मूवी से। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया जो इतने करोड़ों की पॉपुलेशन वाली कंट्री है उसमें मेजोरिटी वो होगा जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहेगा जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगेन वी डोंट रिप्रेजेंट द मासेस, सो वी कांट एक्सपेक्ट देम कि वो वही कंज्यूम करें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। कमिंग बैक टू कि किस टाइप के मूवी किस टाइप का कंटेंट चल रहा है, फेसबुक की ऑडियंस बहुत मासूम है, वो अभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। एक चीज जो मैंने रियलाइज करी है जब मैं द बेटर इंडिया के लिए काम कर रही थी, जो कि एक मीडिया एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड कंपनी है, हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप की स्टोरीज बनाते थे। हम इंटेलेक्चुअल स्टोरीज बना रहे थे कि स्टार्टअप्स में एक इंसान जो कैंसर से पीड़ित था उसने एक स्टार्टअप बनाया और कैसे बाकी लोगों की मदद करी, वो स्टोरी चलती थी। बट अगेन उस स्टोरी को चलाने का तरीका क्या है, उस स्टोरी की पैकेजिंग क्या है। मैं सेम स्टोरी को यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखा सकती हूँ, सिमिलरली मैं फेसबुक पे अगर उसको डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाऊंगी शायद इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, रादर देन मैं उसका एक हुक पकड़ूं कि इसका इमोशनल रिलेटेबिलिटी क्या है फेसबुक से और जो ऑडियंस है उससे कंज्यूम करने से। तो अगर मैं दिखा रही हूँ कि ठीक है ये कैंसर इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंसान इस गांव से आ रहा है और इस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जोग्राफिकली वो इंसान कितना रिलेट कर रहा है, क्योंकि मैंने मेंशन किया टियर 2 टियर 3 सिटीज, जोग्राफिकली हम उस ऑडियंस तक अगर पहुंच पा रहे हैं और जब जिस तरह से हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं अगर हम उस ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं तो वो चीज ज्यादा सेल होती है। अगर हम उसी चीज को हिंदी में, मराठी में, बांग्ला में या कोई भी जो इवॉल्व कर रही है लैंग्वेजेस, क्योंकि अब ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं तो हर टाइप के यूजर्स आएंगे, सिर्फ हिंदी इंग्लिश बोलने वाले नहीं आएंगे, और इंडिया में सिर्फ हिंदी इंग्लिश भी नहीं चलती है। तो उस टाइप के यूजर्स आ रहे हैं, कन्नड़ लैंग्वेज के बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, तमिल के बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, वो लोग अब वो चीज कंज्यूम करेंगे। तो ये चीज ज्यादा चल रही थी। मुझे याद है कि हम बहुत सारा हम इस चीज से स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे फेसबुक पे इतने वीडियो व्यूज उस चीज पे नहीं आ रहे थे जो हम सेम स्टोरी इंग्लिश में डाल रहे हैं, और हमने कुछ भी नहीं किया। हमने ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके उसकी डिफरेंट पैकेजिंग करी है, हमने सेम स्टोरी को हिंदी में पोस्ट किया और वो हिंदी में ज्यादा अच्छी चल रही है। आप एक पूरी वीडियो उठा सकते हैं जिसमें आपने प्रोडक्शन में बहुत पैसा लगाया, आपने बेस्ट टॉपिक्स की बात करी, वो चीज पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रही है, पर वो चीज नहीं चलेगी। और आप एक ऐसी स्टोरी उठा सकते हैं जिसमें आप वीडियो में सिर्फ एक स्लाइड शो डाल दिया, बट आपकी स्टोरी इतनी ज्यादा इमोशनल है और इतनी ज्यादा रिलेटेबल है उस ऑडियंस के लिए जिसके लिए आप बताना चाह रहे हैं, कि वो सही ऑडियंस तक पहुंच गई है। और वो ऑडियंस मतलब 140-150 करोड़ लोगों में से अगर एक गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां से कम 20-30 लाख लोग आ जाएंगे। तो आपकी वो स्टोरी वहां चल गई है। आपको उन 140-150 करोड़ सबके लिए बनाना जरूरी नहीं है, तो वो स्टोरी पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग कि आप फेसबुक पे किस टाइप का कंटेंट प्लान कर रहे हैं, पहले आप समझिए कि आप एज अ ब्रांड क्या हैं। आप अपने आप का, जब आप 1 साल कंटेंट डाल दें फेसबुक पे या 6 साल कंटेंट डाल दें, तो आप किस तरह से अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं ऑडियंस को। और फिर फेसबुक पे समझने की कोशिश करिए कि किस टाइप का कंटेंट चल रहा है। अगर आप बहुत टेक्निकल कंटेंट में, ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं चलेगा, आपको बस उसको पैकेजिंग ऐसी करनी है कि आप उन लोगों तक पहुंच पाए जो उस टेक्निकल चीज को एक आम आदमी की भाषा में समझ पाए। आप वो वाली टर्म्स नहीं यूज कर सकते जो आप अपनी कोर्स में यूज करेंगे, क्योंकि लोग पैसे देख के आए हैं, उन लोग को आधी चीजें पता है और आधी चीजें सीखना है, या फिर 10% पता है और 90% वो सीखना चाहते हैं। आप उस तरह से नहीं चल सकते। आपको उनको सिखाना है, हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे हमने शुरुआत की थी फेसबुक यूज करने की, हमने फोटोज डालने से शुरू किया था और अब हमें पता है कि एड्स जैसे चलाते हैं। तो सिमिलरली आपको हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे ये चीज है, ये टॉपिक है। और धीरे धीरे अगर आप बहुत स्ट्रांग है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने कोर्स को लेके, अपने नॉलेज को लेके, तो फेसबुक के ऊपर उसके लिए भी ऑडियंस है। उसमें ओवरऑल प्लानिंग के टाइम पे आप डिसाइड करिए कि आप क्या हैं, आप क्या सामने वाली ऑडियंस को दे सकते हैं, आपके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, आप ज्योग्राफिकली किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, आप कहाँ पे देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन अगर कैंपेन के लिए जाता है, वो बोलता है कि मैं इस एरिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आऊंगा, तो आप देखिए कि वहां पे कहाँ पे है, कि जैसे दिल्ली, बैंगलोर वगैरह को ऑलरेडी पता है कि अच्छा ये नौकरियां हैं, इतने लाख की है, इतने करोड़ का पैकेज है, तो हम ये कर लेंगे, हमें जाके सीधा कोर्स लेना है। आप उनको बताइए कि पहले कहाँ कहाँ नौकरियां हैं और वो रिलेट करेंगे। अच्छा यहाँ पे इस नॉलेज का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ये नौकरी है, तो मैं 5-10 हजार का काम क्यों कर रहा हूँ, मैं जाके 40-50 हजार की नौकरी करूंगा। तो उनको समझाइए आप क्या बेच रहे हैं और उसके बाद उनको वो बेचने की कोशिश करिए। और अगेन वो प्लानिंग का स्टेज है, उसमें आपने बाकी ब्रांड्स को भी समझना है। आज तक अगर पोस्ट करे, वो एनडीटीवी को स्टडी करेगा। हर कंपेटिटर, हर इंडस्ट्री में, हर प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है और उसी के साथ साथ ग्रो होते हैं, और उसी टाइम पे ऑडियंस को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग के लिए आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली अगर आए तो कीवर्ड्स, कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स जो आपकी ब्रांड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इंग्लिश में है, चाहे हिंदी में है, जिस भी लैंग्वेज में आप वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिए।
टॉपिक्स पे स्टक रहिए। आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आज या कल वाले टाइप के टॉपिक्स नहीं है, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन रहेंगे। तो उन टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करिए कि ये चीज अगर कोई 5 साल बाद भी देखता है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, 5 साल बाद भी वो देखता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग हमने डिस्कस किया था, तो वो चीज सेम रहेगी। आपने उसको वो सिखाया है, पर आप उसको ये भी सिखा रहे हैं कि अभी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इस प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो वो ट्रेंडिंग कंटेंट है। आप कॉम्बिनेशन ऑफ एवरग्रीन कंटेंट प्लस ट्रेंडिंग कंटेंट रख रहे हैं साथ में, ताकि दोनों टाइप की ऑडियंस आती रहे और साथ साथ वो ग्रो भी होती रहे। ठीक है, तो मतलब हमने सबसे पहले ऑडियंस पर्सोना बनाना है। ऑडियंस पर्सोना में पूरा डिटेल में समझना है हमारी ऑडियंस क्या क्या है, और मान के चलना है कि हमारी ऑडियंस जो हमने समझा है उसी कैटेगरी की है। अब हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज या हमारा पर्सनल ब्रांड किस तरीके से उसके अंदर फिट इन होता है, बेस्ड ऑन दैट हम अपना कंटेंट को प्लान करेंगे। स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम कोशिश करें कि ब्रॉडर कंटेंट बनाए जो कि लंबे टाइम तक चल पाए, एवरग्रीन टाइप, तो वो ज्यादा अच्छा है। और उसमें इमोशनल एस्पेक्ट रखने की कोशिश करनी है आप, अगर आप कर पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रो दे आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे मतलब ऐसी बात पे हंसी आ रही है, बट चल जाए, कुछ नहीं कह सकते। आप देख रहे हैं कि मतलब आप चीजों को डेटा में समझने की कोशिश कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक करना अपना डेटा, बट कुछ चीजें हैं जो एज एन ऑडियंस आप अपने बारे में खुद नहीं जानते। कल को आप ऐसा हो सकता है कि आप सोचे आप फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं, बट आप कोई सारा भाई वर्सेस सारा भाई का पुराने एपिसोड देख रहे हैं, क्योंकि आपको वो देख लिया आपने, और बार बार जाके अब आपको पता है कि इस पेज पे अगले 10 एपिसोड भी आएंगे, तो आप वो जाके देखेंगे। तो कुछ चीजें आप ऑडियंस के बारे में सीख सकते हैं, और कुछ चीजें आपको हर हफ्ते हर दिन सीखनी पड़ेंगी जब आपके पास वो डेटा है। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए, और इमोशनल तरह से, आई थिंक कोई भी चीज इमोशनल तरह से आराम से बेची जा सकती है। इंडिया है, इंडिया में इमोशनल ऑडियंस बहुत है। तो अब बात करते हैं, मेरे पास कंटेंट का आइडिया आ गया है, अब मुझे उसकी स्क्रिप्ट करनी है। तो क्या स्क्रिप्टेड कंटेंट ज्यादा चलते हैं या अनस्क्रिप्टेड कंटेंट ज्यादा चलते हैं फेसबुक पे? दिस इज वेरी सब्जेक्टिव टू कैसे टाइप की पर्सनल ब्रांड आप खुद हैं, कैसे टाइप से लोग आपको देखते हैं। अगर आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड हैं जिसको एक तरह से ऑडियंस परसीव करती है, तो आप उस तरह से स्क्रिप्ट करिए कि आप कैसे डिलीवर करते हैं। अगर आप नेचुरली कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं जिस चीज से लोग रिलेट करते हैं किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, अगर आप फेसबुक पे नए हैं तो आप उस तरह से डिलीवर करिए। बट अगर आपको पता है कि आप किसी, सो अगेन दिस कम्स टू डिफरेंट टॉपिक्स। एक टॉपिक हो गया कि आपने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया किसी चीज को लेकर, आपका व्यू, उसमें आप नेचुरल रहिए। बट आपको पता है कि आप कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के टाइम पे आप नेचुरल रह सकते हैं, जिस तरह से आपकी डिलीवरी है, जिस तरह से आप पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने वीडियो का। बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा वो बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से आप वो डिलीवर करने वाले हैं, उसके लिए स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको एज अ पर्सनल ब्रांड या एज अ रेगुलर ब्रांड जो कमर्शियली कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, प्रोडक्ट नॉलेज, अगेन पर्सनल ब्रांड में आप खुद प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल होना चाहिए, और जब आप उसको बेच रहे हैं किसी और को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल होना चाहिए। उस चीज के लिए आपको वो ब्रेक डाउन होना चाहिए। अच्छा, मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक्स रहेंगे, ये चीजें हैं, इसके बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये होते हैं, तो मैं ये भी कवर करूंगा। अगेन वो हाथ पकड़ के आगे तक ले जाने वाली चीज है। आप सामने से एक जेनरिक ओवरव्यू दीजिए, आपकी वीडियो किस बारे में है, आप इस बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, और आपने सीखा क्या है, और उस तरह से उस चीज को डिलीवर करिए। तो इसमें कुछ चैट जीपीटी टाइप की चीजें यूज कर सकते हैं? चैट जीपीटी के बिना तो कंटेंट मतलब आई फील लाइक चैट जीपीटी, अगेन आपने इस बारे में बहुत ज्यादा बात करी होगी, तो मुझे शायद ज्यादा सीखने को मिले, पर चैट जीपीटी से समझना कि क्या चल रहा है, और चैट जीपीटी के सही प्रॉम्प्ट्स यूज करके सही आउटपुट निकलवाना, आई डोंट थिंक, मतलब वो चीजें आसान कर देता है। इंसान के पास बहुत दिमाग है, चैट जीपीटी किसी इंसान ने बनाया, बट अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और आई फील लाइक शॉर्ट रन में आप चाहें तो अपने खुद के वीडियोस जितना नेचुरल बनना चाहें बने, खुद सब पूरी स्क्रिप्ट लिखें। अभी भी बहुत लोग हैं जो चैट जीपीटी नहीं यूज करते हैं, उनके लिए वर्क करता है ग्रेट। आप अगर महीने हमारी वीडियो है, मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, हमने फ्री पेड कोर्स था हमारा, हमने उसको फ्री कर दिया चैट जीपीटी का। और एक चैट जीपीटी में एक और नया ऑप्शन आया फ्री वाले वर्जन में, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे को अचानक याद आया, मैं बता देता हूँ। प्रोफाइल पे अगर क्लिक करते हो तो वहां पे इनपुट का ऑप्शन आ गया है कि आप किस टाइप का आउटपुट चाहते हो और आप कौन हो। तो पहले हमको ट्रेन करना पड़ता था चैट को कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर फ्रॉम दिल्ली और मैं ये करता हूँ, फिर आगे प्रॉम्प्ट लिखते थे। अब आप बाय डिफॉल्ट उसको बता सकते हो आप कौन हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, वगैरह वगैरह, और उसके बाद उसके नीचे लिख रखा है आपको आउटपुट कैसे चाहिए। अब मुझे पॉइंटर्स चाहिए, मुझे चाहिए वो बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स है जो चैट जीपीटी यूज करता है कि ड्वेल
वे कह रहे वो अनिल। बहुत ही अनकॉमन सी इंग्लिश है जो हाँ, मतलब इंडिया तो में आप उसको डाल सकते हो नेगेटिव में ही कि प्लीज डोंट यूज दीज वर्ड्स, तो उसी के अंदर डाल दोगे सीधा आउटपुट आ जाएगा। और ये मैं फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ, प्लस की बात ही नहीं कर रहा, मतलब खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो अपडेट आ गया, देख लेना, यूज कर लेना। हाँ, कंटिन्यू। अगेन मतलब मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी जहां आपने छोड़ा है। अगर आप महीने में एक वीडियो डालें और आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत श्योर है अपनी चीज को लेके कि हाँ मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तो आप लिखिए, आप 40 घंटे लगा के एक स्क्रिप्ट लिखिए, एक वीडियो बनाइए और हर महीने वो वीडियो डालिए। पर अगर आप एक बिजनेस है और अगर आप स्केल करना चाहते हैं, आप एक पर्सनल ब्रांड है, आपको उस चीज को इवेंचुअली स्केल करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। जहां आपको मैनुअल काम करना है वहां करें, बट चैट जीपीटी इतना आसान है सीखने में, इतने तरीके हैं सीखने के। आपने खुद बताया कि आपने सही प्रॉम्प्ट्स और सही तरीके से लोगों को सिखाना शुरू किया है। अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो आपकी लाइफ बहुत आसान होती है। आप वही सेम क्रिएटिविटी और वही सेम फोकस आप किसी और चीज पे लगा सकते हैं, रिसर्च में लगा सकते हैं, प्लानिंग में लगा सकते हैं, अपनी ट्रैकिंग में लगा सकते हैं, आप 5 और ऐसे ब्रांड्स बनाने में लगा सकते हैं जो आप वो मैनुअल स्क्रिप्टिंग में लगाएंगे, रिसोर्सेज डालेंगे उसमें, खुद स्क्रिप्ट करेंगे। तो आई फील लाइक टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल विद आपका दिमाग में जो क्रिएटिविटी है उसका सही इस्तेमाल करके स्क्रिप्टिंग पे उतनी एनर्जी लगाएं जितना आपको लगता है कि सही जरूरत है आपको लगाने की, उतनी नहीं जितना आपको लगता है कि बाकी सब दुनिया में कर रहे हैं या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे एक कैटेगरी है जो अभी नई चलना शुरू हुई है, इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, केसी नाइस्टार्ट, लाइफ ऑफ रिजा, मैक्स, ये सब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बाहर करते थे सिनेमैटिक व्लॉगिंग, सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। सो ये ऐसे टाइप की व्लॉगिंग करते हैं जो मतलब वो एक अलग अलग शॉट्स लेंगे, उसको बहुत मेहनत करके एडिटिंग करते हाँ बहुत मेहनत करके एडिटिंग, और इनका हर एक तरह का जो पैकेजिंग होता है वो बहुत ही नीश और बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जेनरिक टॉपिक होगा जैसे आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक दिस एनी मोर या फिर आई एम फेलिंग, ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक्स हैं, बट उसको बताने का तरीका, ये डेली व्लॉगिंग जैसा नहीं है जो इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। ये एक नीश व्लॉगिंग टाइप का है जिसकी ऑडियंस बहुत ही कम है। ये एग्जाम्पल मैं यूट्यूब का क्यों फेसबुक के लिए बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट खुद से लिखना प्रेफर करते थे। पर अगर आप केसी की अब के वीडियोस देखें, एक्चुअली केसी ने एक व्लॉग भी बनाया जिसमें उसने लिखा है चैट जीपीटी एआई कंट्रोल्स माय डे। सो ऐसे टाइप के क्रिएटर्स भी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो क्रिएटिवली बहुत ज्यादा एनलाइटेंड थे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट आएगा या आपकी इंफॉर्मेशन पे इम्पैक्ट आएगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता, तो अगर आप सीख सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका है उस टाइम और रिसोर्स को इस्तेमाल करने का। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज कर लो। मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी को क्रिएटिवली लगता है कि चीज सही नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज कर लो। हमको ऐप बनानी थी, उनको नाम नहीं मिल रहा था, तो मैं बैठ के अब हमारी टीम अब छोटी हो गई है, पहले टीम बड़ी थी, अब तो कंपनी बेचने के बाद टीम छोटी हो गई। तो मैंने सबसे पूछा भाई नाम क्या रखे, नाम क्या रखे, सबने अपना इनपुट दिया। मैं बैठा चैट जीपीटी पे, मैंने उसे लिखवाया, उसे 10 नाम दिए, मैंने कहा 10 और दे दे, फिर उसने 10 और दे दिए, फिर मैं कहा ये अच्छा लग रहा है, इस जैसे 10 और दे दे, फिर उसने और दे दिए, फिर मैं कहा 10 और दे दे, 10 और दे दिए, फिर मैं कहा यार एक दोबारा से बता मुझे कुछ और, फिर उसने कुछ और दे दिया। ऐसे कर करके उसने 50-60 ऑप्शन दे दिए विद इन 5-10 मिनट्स। अब उनका मिक्स एंड मैच करके मैं अपना दिमाग लगा लिया। एग्जैक्टली अगर वो सेम काम अब 3 घंटे की मीटिंग लेके करते, आपकी टीम फ्रस्ट्रेट होती, आपकी टीम शायद उतने अच्छे से नहीं समझ पाती जितने अच्छे से आपको टेक्नोलॉजी समझ रही है। बिकॉज इंसान का दिमाग को वापस उस चीज पे जाने पे, जिस चीज की डिस्कशन 5-6 महीने या 5-6 हफ्ते पहले हुई थी, थोड़ा टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी ने वो लर्न कर रखा है, तो उस चीज से आपने कितना टाइम बचा लिया, आपने टीम की प्रोडक्टिविटी एनहांस कर दी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टीम का टाइम इस चीज में वेस्ट नहीं हुआ है। आपकी टीम एक्चुअल में वो काम पे ध्यान दे सकती है जो ज्यादा उनकी, जहां पे ज्यादा उनकी जरूरत है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। आपकी प्रायोरिटीज इस हिसाब से आती हैं कि ये चीज टेक्नोलॉजी को डेलीगेट हो सकती है और ये चीज आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को डेलीगेट हो सकती है। और अगर मैं फेसबुक की स्क्रिप्टिंग की बात करके चलूं, तो इनिशियल हुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्योंकि वो ज्यादा, पहले 3 सेकंड वाला ही गेम है। बहुत तो वो ज्यादा। क्या करना है उसमें? उसमें आपका यही है, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, इसकी कोई डिफरेंट तरह की स्क्रिप्टिंग नहीं है। इसका तरीका बस यही है कि आप सामने वाले को बताइए कि आप अगले 1 मिनट की वीडियो, या अगेन फेसबुक पे मेट्रिक्स जो ट्रैक होते हैं वीडियो के लिए 3 सेकंड व्यूज होते हैं, 1 मिनट व्यूज होते हैं, और हम ये लंबे वीडियोस की बात करें, अब रील्स भी इंट्रोड्यूस हो गया है फेसबुक पे। 3-4 चीजें हैं जो हुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हो गई नंबर्स। अगर नंबर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने 50 लाख का बैंगलोर में घर खरीदा है सबर्बन एरिया में, तो 50 लाख के लिए लोग आएंगे, बैंगलोर के लिए लोग आएंगे, सो सॉरी अमाउंट ऑफ मनी,
और जो सिटी है उसके लिए लोग आ रहे हैं, तो उसमें हुक ये चीज है, और वो हुक आएगा टाइटल से, और हुक आएगा कि आपकी कॉन्वर्सेशन क्या थी। तो आप किस तरह से उसको स्क्रिप्ट और पैकेज कर रहे हैं, इस कि आप हुक उठाइए, सही हुक उठाइए, आपको पता है कि ये इससे रिलेट करेगा, इमोशनल हो जाएंगे, या फिर इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या ले सकते हैं इस वीडियो से। आपकी ऑडियंस हमेशा 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 3 सेकंड व्यूज में तब आएंगी जब उनको वैल्यू एडिशन हो रहा है। वैल्यू एडिशन के लिए आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, या तो एंटरटेनमेंट है तो आप सबसे ज्यादा ड्रामेटिक वाला 3 सेकंड सबसे पहले दिखाइए, और फिर उनको बताइए कि अच्छा हम ये बताने वाले हैं और ये हमारी स्टोरी है। या फिर अगर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ है, तो आपने पहला पूरा मैच का जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट या छक्का था आपने पहले 3 सेकंड में दिखा दिया है, अब बैठ के वो बंदा पूरे हाईलाइट्स देख लेगा। सिमिलरली अगर आप अपना इंफॉर्मेटिव कंटेंट सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें बताइए कि आपने ऐसा क्या चेंज कर दिया, आपका आउटपुट क्या था। आपकी स्टोरी है कि इस इंसान ने टेरेस फार्मिंग शुरू करी है, फॉर एग्जांपल मैं बेटर इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ। एक वीडियो थी जो हमारी बहुत पॉपुलर हुई थी कि एक इंसान ने अपने घर के अंदर फार्मिंग शुरू कर दी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसने 70 लाख महीने के वहां से बनाना शुरू कर दिया था। हमने और भी बहुत वीडियोस थी जिसमें हमने प्री प्रोडक्शन पे बहुत पैसा लगाया और बहुत सारी चीजें चली, पर ये वीडियो स्पेसिफिकली फेसबुक, यूट्यूब वगैरह हर जगह बहुत ज्यादा चला, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। 70 लाख रुपए ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल है, आप घर से फार्मिंग कर सकते हैं। अगेन सबके पास उतना बड़ा घर नहीं होगा, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या तरीके और कैसे वो एस्पिरेशनल हो सकता है आपके लिए, टियर 2, टियर 1, टियर 3 सिटीज के लिए, वो चीज भी उस वीडियो के अंदर थी। और उसका हुक था ये अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि लोग हमेशा आपके पैसे खिलाएंगे। जैसे आपका पॉलिटिकल कैंपेन होता है, आप स्पीच देते हैं तो बोलते हैं इतनी लाखों नौकरियां होंगे, इतने लाखों लोग के घर में एलपीजी या जो भी आपकी गैस है वो कम सब्सिडाइज होगी। उसी तरह आपका नंबर हमेशा, आपका न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखते हैं इतने लोगों को बेरोजगारी कम होगी, या इतने नंबर के लिए लोग हमेशा आएंगे। नंबर का हुक हमेशा रखिए, किस तरह से आप वहां पहुंचे हैं वो चीज हुक के अंदर रखिए, और कितना ड्रामेटिक कर सकते हैं। मतलब 2 तरह होते हैं ड्रामेटिक करने के, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कितना किस हाई पिच में बोल रहे हैं, लोग उससे रिलेट कर पाए। अगेन आपने ये शॉर्ट्स और रील्स में देखा ही है, तो इसमें कुछ नया ज्ञान नहीं है, पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। और एंटरटेनमेंट मीडिया वगैरह के लिए अगेन आप जिस तरह से वो नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, एंड किस तरह से आप सामने वाले इंसान को पूरी स्टोरी बता सकते हैं 3 सेकंड में, कि वो पूरी एक्चुअल स्टोरी देखे बैठ के, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ ट्रेलर 2 मिनट का फॉर 3 घंटे की मूवी। तो उसको आप और थोड़ा छोटा कर दो, आप समझ जाओ, मतलब जो आप कंज्यूम करेंगे आप वही बेचना चाह रहे हैं। तो बेसिकली पहले 3 सेकंड के लिए ऑप्टिमाइज करना है, या पहले 7-8 सेकंड के लिए ऑप्टिमाइज करना है? ऑप्टिमाइज तो आपको पूरी वीडियो करनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राह नहीं है। बट ये बात है कि आप फेसबुक में आपके पास रिटेंशन बेटर है, एंटरटेनमेंट और मीडिया के लिए आई कैन स्पीक फॉर इट, स्पोर्ट्स के लिए भी। सो ऐसे केसेस में ये है कि आप 3 सेकंड पे हुक पे ध्यान दें। प्ले बटन होता है, कुछ कुछ ऑटो प्ले हो रही होती हैं वीडियोस जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उन केसेस में आप रिलाई कर सकते हैं कि ठीक है मेरा वीडियो का 3 सेकंड का हुक चल गया, 6 सेकंड का हुक चल गया। जो वीडियोस ऑटो प्ले नहीं हो रही हैं, रिकमेंडेशन सेक्शंस में नहीं आ रही हैं, जिस पे आपको क्लिक करके चेक करना पड़ रहा है, उन वीडियोस के लिए आपका टाइटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगेन आपकी वीडियो का फॉर्मेट क्या है, आपने किस तरह से वीडियो को पैकेज किया है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब 3 सेकंड पे आपने फोकस किया, 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सेकंड को आप ऑप्टिमाइज करेंगे ही करेंगे, वो तो उसमें आपको डिबेटेबल नहीं है। बट उसके 3 सेकंड के बाद भी आपकी रिटेंशन हर पॉइंट पे आती है। 1 मिनट के लिए अगर आप रिटेन करते हैं, अगर आप एक्चुअली मोनेटाइज कर रहे हैं अपने वीडियोस, तो आपके लिए 1 मिनट रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खाली 3 सेकंड्स पे फोकस नहीं कर सकते। 3 सेकंड्स इज कि तब आपका व्यू काउंट होगा, ठीक है ये यूजर आया, इसने मेरी वीडियो देखी, अब वो आगे देख रहा है, तो ठीक है ये मेरा व्यू काउंट हो चुका है। ये आपने ऑर्गेनिकली ऑप्टिमाइज किया अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए। बट जब आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं उस पेज को, उस केस में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप 1 मिनट प्लस से ज्यादा के लिए आप उसको ऑप्टिमाइज करें। उस एनीवे मतलब आप जब सेल कर रहे हैं तो आपको काफी कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके कंटेंट को लेके कि आप उसको ऑर्गेनिकली अच्छे से ऑप्टिमाइज करें। पर मोनेटाइजेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1 मिनट व्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करें, तभी आपके जाके जो एड्स होते हैं वीडियोस के बीच में, अगर आप एड्स देखते हैं, जो यूजर आपका देख रहा है वो उसका एड्स का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा और आपका जो वीडियो है वो मोनेटाइज ज्यादा होगा। स्क्रिप्टिंग हो गई है, प्रोडक्शन की बात करते हो। अब प्रोड्यूस करना है, किस टाइप की वीडियोस का प्रोडक्शन हमको करना चाहिए? क्योंकि हाई एंड भी बना सकते हैं अगर हम चाहे तो, फोन से भी बना सकते हैं, लाइव स्ट्रीम भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा चलना चाहिए? क्योंकि रिलेटेबल बात करके चले तो फोन लो क्वालिटी ज़्यादा चलेगा। अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि लो क्वालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव।
हमारे लिए लो क्वालिटी है क्योंकि हम सबके हाथ में आईफोन है। जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं फेसबुक पे कंटेंट, मेजॉरिटी ऑफ इट फॉर देम दिस इज द एक्चुअल क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट दे कंज्यूम। दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स, ऑफ कोर्स वो इवॉल्व होता है टाइम के साथ साथ। उस टाइप का बनाइए जिसे देख के ऐसा लगे कि या तो मुझे इस कंटेंट में मैं दिख रही हूँ, या मुझे इस कंटेंट के थ्रू ऐसी मदद हो रही है कि मैं कुछ सीख लूंगी, या मैं कुछ खरीद पाऊंगी, या कुछ बेच पाऊंगी, या मुझे कुछ ना कुछ इस्तेमाल करने को मिलेगा। केस में एक्चुअल में आपका हीरो जो है वो कंटेंट ही है। आप बाकी प्लेटफॉर्म पे थंबनेल्स के साथ खेल सकते हैं, आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एस्थेटिक्स के साथ खेल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, पर फेसबुक पे वही चलेगा जो आप जिस इंसान को आप वो पहुंचाना चाह रहे हैं वो समझ जाए कि आप क्या दे रहे हैं। बट फेसबुक पे आपका ऐसा है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो स्क्रिप्टिंग है वो इतनी स्ट्रांग है इन अ वे कि आपको अपने एस्थेटिक्स, अपनी प्री प्रोडक्शन पे पैसे से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप ऑडियंस के लिए बना रहे हैं इस तरह से कि वो ये नहीं देख रहे कि आप, मतलब फॉर एग्जांपल कंटेंट आपका किंग है, आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक का जो वैल्यू एडिशन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पार्क में बैठ के वो वीडियो बनाई है या आपने एक बहुत ही अच्छे स्टूडियो में 50 लाइट्स और 4 एंगल्स ये एक तरह से हम कह सकते हैं 2016 वाला यूट्यूब वाला टाइम है फेसबुक के लिए। हाँ जी, एक तरह से 2016 2010 से लेकर जो भी मतलब ट्रेंड हो रहा है ग्लोबली, सब उस तरह का वो वाला टाइम अब फेसबुक पे चल रहा है। मतलब 4K डालना है या नहीं डालना फेसबुक पे? 4K डालिए, बिल्कुल डालिए। अगर आप एज अ ब्रांड वैसे रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, अगर आपको उस अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी चाहिए, उस टाइप का भी ऑडियंस है, पर आप याद रखिए कि आप सिर्फ उस ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे हैं। आप 4K की भी वीडियो डालिए, बट आप एक 720p की भी डालेंगे तो वो भी उतनी अच्छी चल सकती है जितनी 4K की चलेगी। इस केस में आपको ये याद रखना है कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट कितना स्ट्रांग है और वो कंटेंट कितना रिलेटेबल है और कितना इमोशनली इंक्लाइंड होगी जिस ऑडियंस के लिए आप वो बना रहे हैं। अगर आप अपना मेटा स्वीट या जो पहले क्रिएटर स्टूडियो होता था वो खोल के देखेंगे तो आप अपने एनालिटिक्स में जाके ये देखिए कि कौन सी सिटीज से आपका कंजम्पशन सबसे ज्यादा आ रहा है। दिस इज अ वेरी क्वांटिटेटिव वे टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। आप जोग्राफिकली समझ पाएंगे कि इस सिटी, इस कंट्री से इस लैंग्वेज के लिए इतना ज्यादा कंजम्पशन आ रहा है और उस हिसाब से चलिए। आई थिंक ये एक ऐसा मेट्रिक है जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत डिफरेंट है फेसबुक पे। तो वो लर्निंग आपको क्वांटिटेटिवली मिलेगी। और क्वालिटेटिव इंसाइट्स पे अगर हम आते हैं तो आप अपने जो भी आपको लगता है कि आप सही दे सकते हैं और जो सामने वाला समझ रहा है, अगर आपने शुरुआत करी है तो आप उस चीज से करिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए कि सामने वाला क्या कंज्यूम कर रहा है, उस हिसाब से उसको चेंज करिए। तो प्रोडक्शन में इतने पैसों की जरूरत नहीं है फेसबुक के लिए रिलेटिवली। मुझे नहीं लगता कि अगर आप माइक खरीदते हैं या फिर आप बहुत सारे महंगे DSLRs या महंगे कैमरास खरीदते हैं, लेंसेज खरीदते हैं, उससे पैसे आएंगे। फेसबुक पे आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपना कंटेंट, अपना टॉपिक, अपना स्टोरी टेलिंग रखेंगे और बाकी सब सेकेंडरी है। अगर आप उसके थ्रू बेच पा रहे हैं अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट तभी करिए जब आप फेसबुक से मोनेटाइज कर पा रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है, आप एक्चुअल में तभी इन्वेस्ट करिए जब आप मोनेटाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फेसबुक ऑडियंस केयर्स मोर अबाउट व्हाट दे गेट फ्रॉम इट रादर देन हाउ इट इज पैकेज्ड, अदर देन ऑफ कोर्स टाइटल और किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है वो सब। अब प्रोडक्शन के अंदर एडिटिंग की बात भी करके चलूं तो हाई पेस एडिटिंग काम करती है, रेगुलर एडिटिंग काम करती है, किस लेवल की एडिटिंग काम करती है फेसबुक पे? अ मिक्स ऑफ बोथ, आपकी नीश पे डिपेंड करता है। पर अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ एडिटिंग भी रखते हैं बट क्लैरिटी रखते हैं कि आपके ये पॉइंट्स हैं, तो आप बेसिक लेवल ऑफ एडिटिंग पे भी जा सकते हैं। आप बहुत बेसिक की ये मेरे पॉइंट्स हैं, मेरा टाइटल बहुत स्ट्रांग है और मेरी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे कोई ऐसे कैप कट वगैरह यूज करना, ये सब इतना पीछे आप मोशन ग्राफिक्स यूज करें, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बट अगेन वो आपकी नीश पे भी डिपेंड करता है। अगर आप गेमिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो ऑडियंस जो आ रही है हो सकता है Tier 2 Tier 3 सिटीज से आ रही है, पर वो बूढ़े लोग नहीं है, वो 20-25 साल के लड़के या लड़कियां भी हो सकते हैं जो गेमिंग में है। उस केस में आप मोशन ग्राफिक्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अपनी इंडस्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी मार्केट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में एक चीज है जो बहुत ज्यादा काम करती है और आई थिंक ये हर प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होता है, बिहाइंड द सीन्स। आपने मोशन ग्राफिक्स की रील्स बनाई, ये सब करा, बट आपने बिहाइंड द सीन्स अपनी पर्सनल जर्नी दिखाई, बिहाइंड द सीन्स आपने एक नॉर्मल वीडियो लेके डाल दिया है। आप अगर कंपेयर करेंगे कि मैंने अपना स्टूडियो का एक वीडियो डाला है ऐसे रिकॉर्ड करते हुए, उस पे 50,000 व्यूज आ जाएंगे, पर मैंने अगर एक पर्टिकुलर गेम की स्ट्रीमिंग डाली है, या स्ट्रीमिंग भी नहीं, मैंने उस पर एक रील डाली है कि ये चीट कोड्स हैं, ये हैक्स हैं, उस
BTS पे ज्यादा आएगा rather than उस चीट कोड्स, हाँ उस पे, क्योंकि उस चीज की ऑडियंस वो है जो सीखना चाहती है, पर ये वाली ऑडियंस वो है जो जानना चाहती है। तो आपको जानने वाले और सीखने वाले और एंटरटेन होने वाले सबके लिए बनाना पड़ेगा। आप किसी एक चीज से स्टिक होके नहीं रह सकते, और उसके साथ साथ फिर वो लर्निंग रखनी पड़ेगी अपने आगे के लिए। अब वीडियो रेंडर मार दिए, अपलोड कर रहे हैं। अब अपलोड में भी मैंने एक दो लोगों को सुना है, ऐप से अपलोड करो तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, स्टूडियो से अपलोड करो तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, डायरेक्टली ब्राउज़र पे खोल के वेब से अपलोड करो तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आइडली सोचा जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या आपने इसको टेस्ट करके देखा है कैसे फ़र्क पड़ता है? मैंने टेस्ट किया है। जब मैंने शुरुआत की थी मार्केटिंग के अंदर, तो मैंने वेबसाइट से भी डाला है, मैंने स्टूडियो से भी डाला है डायरेक्टली, तब क्रिएटर स्टूडियो था, तो स्केड्यूल भी किया है, खुद से भी डाला है। डिपेंड करता है, पहले एल्गोरिदम कुछ चेंज नहीं हुआ है, कोई रीच कम नहीं हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने बहुत लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना है कि रीच कम ज़्यादा हो गई है। एल्गोरिदम ऑफ कोर्स नए नए फीचर्स के साथ बदलता है, बट टाइप्स ऑफ कंटेंट के साथ कभी नहीं बदलता। आपके पहले 100 लोग कैसे एंगेज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके आगे की जितनी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है उसी पे डिपेंड करेगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपने किसके लिए बनाया और क्या उन लोगों तक पहुंचा कंटेंट, आपकी टारगेट ऑडियंस सही तरह से इंटरेक्ट कर रही है, एंगेजमेंट स्ट्रांग है, उस बेसिस पे आपका कंटेंट ग्रो करेगा। उसका कोई, मेरे हिसाब से अगेन अगर कुछ नया सीखने को है तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी, पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस टूल से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी टूल से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपलोड करते वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ें है पैकेजिंग, टाइटल रख रहे हैं, सब टाइटल डालने का ऑप्शन है, थंबनेल का ऑप्शन है, टैग्स का ऑप्शन है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। तो हम खाली वीडियोस की बात करते हैं इस वाले केस में। आप जब डालते हैं, स्केड्यूल कर रहे होते हैं, आपके पास हर चीज का ऑप्शन आता है वीडियो के लिए। आप लैंडस्केप वीडियो में भी डाल सकते हैं, अगेन ऑप्टिमाइज ज्यादा करना है तो आप वर्टिकल वीडियोस पे फोकस करिए। वर्टिकल या स्क्वायर डाले? स्क्वायर डिपेंड करता है, अगेन आप जब स्क्रॉल करते हैं स्क्वायर में भी आता है। जब आप क्या बोलते हैं, फेसबुक ऐप से चला रहे हैं तो आपको वर्टिकल वीडियोस रील्स वाले सेक्शन में भी आएगा। तो आप किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस पे ऑप्टिमाइज करेंगे। और ये लर्निंग आप अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, अपने ब्रांड के हिसाब से भी लीजिए, और इस हिसाब से कि बाकी लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आपके पास ब्रेकडाउन, अभी हम जब मेटा स्वीट खोल के बैठे थे तो हमने देखा था कि ब्रेकडाउन आ रहा है, आपकी रील कंजम्पशन ज्यादा है। उस केस में आप फोकस करिए कि आप पोर्ट्रे मोड में ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं। आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, उस प्लेटफॉर्म पे कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कैसे उसको पैकेज करना है, अगर हम बात करें वर्टिकल वीडियोस की या रील्स की, 1 मिनट से कम की वीडियोस की, उस केस में आप जितना नेचुरल हो सके उतना थंबनेल रखिए। मतलब अगेन आपका टाइटल स्ट्रांग होना चाहिए, बट थंबनेल काफी नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द कॉन्वर्सेशन की वो किस बारे में है। तो अपने कीवर्ड सही डालिए वहां पे। जैसे आप शेड्यूल करें, आपके पास ऑप्शन आता है कीवर्ड्स क्या है। अगर आप रेलेवेंट कीवर्ड्स डालते हैं, आप रेलेवेंट हैशटैग्स भी यूज कर सकते हैं। हैशटैग्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट हैशटैग्स हमेशा डिस्कवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक पे भी। तो आप हैशटैग्स अगर रेलेवेंट डालते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। लॉन्गर रन में अगर लोग बार बार हैशटैग यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई कश्मीर ट्रैवल करता है, हैशटैग कश्मीर डाल रहा है, तो आपकी वीडियो के साथ एंगेजमेंट बेटर है, तो आपकी डिस्कवरी वहां से और बेटर होती रहेगी। फेसबुक पे अभी भी आपका कैप्शन आता है अगर आप फीड से जा रहे हैं, अगर आप रील से जा रहे हैं तो अलग चीज है। तो कैप्शन पे फोकस करिए, बेसिक्स ऑफ फेसबुक जो ये चीजें चेंज नहीं हुई, इन चीजों पे फोकस करिए। अगर आपकी 1 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो है तो कोशिश करिए कि जैसे आप YouTube थंबनेल्स पे काम करते हैं, अपने थंबनेल्स बहुत स्ट्रांग है, आपके कलर्स बहुत स्ट्रांग है, आपकी ब्रांड रिकॉल जो आपकी वीडियो देख के है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जो लोग आपके लिए देख रहे हैं, आपकी वजह से देख रहे हैं, आपकी ब्रांड की वजह से देख रहे हैं। तो उसमें अपनी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग रखिए। हुक अगेन दोनों पोर्ट्रे वीडियोस या लैंडस्केप वीडियोस, उनमें हुक बहुत स्ट्रांग रखिए। और आगे जाके कोशिश करिए कि जब आप अगर मोनेटाइज करने का सोच रहे हैं तो सारे जो ऑप्शंस है, आप अपने सबटाइटल्स दे रहे हैं अपने सामने वाले यूजर को, अगर आप ऑटो जनरेटेड सबटाइटल्स दे रहे हैं तो वो वाला टॉगल आपका ऑन रहना चाहिए। अगर आप मोनेटाइजेशन करना चाह रहे हैं वो भी टॉगल ऑन रहना चाहिए। इवन तो मोनेटाइजेशन आप अलग से अप्लाई करते हैं और फेसबुक पे ऑन होता है, बट कोशिश करिए कि आप मॉनिटर करें हर वीडियो के लिए वो चीज। टाइटल, थंबनेल इन फॉर लॉन्गर वीडियोस, हुक एंड टाइटल फॉर शॉर्टर वीडियोस, एंड साथ साथ उसकी डिस्कवरी, कीवर्ड्स जो आप अपने कैप्शन में या कॉपी में यूज करें, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट का हीरो हमेशा टॉपिक ही रहेगा, तो आप टॉपिक बहुत स्ट्रांग पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने टॉपिक लिया। टाइटल के अंदर भी कोई स्ट्रेटेजी है क्या कि ऐसा टाइटल बनाए जो क्लिकेबल हो या कीवर्ड फ्रेंडली हो बहुत ज्यादा? कैसा, हिंदी ज्यादा करे, इंग्लिश ज्यादा करे? हाँ, अगर हम लैंग्वेज के लिए मैं बात करूं, लैंग्वेज पे मैं सेकेंडरी आऊंगी, पहले मैं बात करती हूँ प्राइमरीली टाइटल कैसा हो। टाइटल में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कंटेंट मार्केटिंग में आपको सिखाया जाता है। यूज ऑफ नंबर्स, ज्योग्राफी
एंड थर्ड इज हाउ यू मेक इट अ स्टोरी। अगर मैं नंबर्स यूज कर रही हूँ, मेरे नंबर वाले टाइटल पे हमेशा एक बिना नंबर वाले टाइटल से ज्यादा क्लिक्स आएंगे, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है कि ये नंबर किस चीज का है, कहाँ से आया, क्या वो पैसे से रिलेटेड है, क्या वो आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से रिलेटेड है, क्या वो आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स से रिलेटेड है, क्या वो आपके कितना आप कमा रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो नंबर हमेशा सामने वाले इंसान को खींच के रहेगा, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ज्योग्राफी, जो फेसबुक पे बहुत ज्यादा वर्क करता है। अगर आपने कहा कि दिल्ली से ये इंसान आके ये चीज कर रहा था और इतना पैसे कमाए, तो दिल्ली वाले लोगों का जो कंजम्पशन है वो बहुत हाई होगा कंपेयर टू एनी अदर सिटी। और उस केस में आप इंग्लिश में भी वीडियो बना सकते हैं, दिल्ली में बहुत लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश में भी बना सकते हैं। किस गांव से आया हुआ है, अगर आप उस गांव का भी नाम डालते हैं, ये लर्निंग बहुत स्ट्रांग रही है मेरी पिछले जब मैं द बेटर इंडिया के साथ काम कर रही थी, कि अगर आप गांव का नाम डालते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत ही ऐसा गांव है जिसके बारे में आप नाम नहीं जानते होंगे शायद आप और मैं, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस है जो उस गांव का नाम पढ़ते ही उस गांव वीडियो पे क्लिक कर देगी। उसको ये भी नहीं जानना कि वीडियो किस बारे में है, उन्हें बस पता है कि हमारे गांव के बारे में बात हो रही है और ये सोशल मीडिया पे बात हो रही है। ऐसे टाइप की वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। ऐसे टाइप की वीडियोस में आप देखेंगे कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पीछे बस म्यूजिक है, म्यूजिक भी नहीं है, सामने वाला इंसान बोल रहा है, वो वीडियो चल गई है, क्योंकि वो डिस्कवरेबिलिटी उन लोगों को मिल गई है, वो उससे जाने जा रहे हैं। उस बात की उन्हें बहुत खुशी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ऑडियंस है वो बहुत इमोशनल है। तो ये गांव का नाम जो आपने नाम बोला, इसको डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कीजिए, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स में यूज कीजिए, आप हैशटैग्स में यूज कीजिए, आप टाइटल में तो डेफिनेटली यूज करिए, क्योंकि ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इस बारे में एक होता है मासेस को सर्व करना, जो लोग सब बात कर रहे हैं, आप वो सेम बातें कर रहे हैं, बट आपका तरीका अलग है उस बात को करने का। और एक होता है उन लोगों तक पहुंचना, या उन लोगों के बारे में बात करना जिनके बारे में कोई और बात नहीं कर रहा है। या तो आप इस तरह से कंटेंट चला सकते हैं, या इस तरह से कि आप यूनिक है, आपने इस जगह को कवर कर लिया है किसी भी और न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म से पहले। जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल न्यूज है, वहां पे कोई एक न्यूज पहले आ जाती है, तो हम बैठ के सारे उस चीज से रिलेटेड न्यूज उसी चैनल पे देखते हैं। तो सिमिलरली अगर आपने उस गांव का नाम ले लिया और सबसे पहले ले लिया, तो आपके पेज पे ही वो गांव वाले बार बार आके वीडियो देखेंगे। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्क्रिप्शन की तरफ अगर हम आए तो वहां पे क्या करना है? डिस्क्रिप्शन के आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है तो कोशिश करिए कि आप कम शब्दों में बता पाएं कि वो वीडियो किस बारे में है, और बहुत कैची रहे वो। पहली दो तीन लाइन पे ही ऑप्टिमाइज करे, या फिर लंबा लिखे? जितना लंबा लिखेंगे उतने ज्यादा कीवर्ड्स भर पाएंगे, उतना ज्यादा डिस्कवर हो पाएगा। कोशिश करें पहली 2 लाइनें आपकी वीडियो पर लाने के लिए हों। उसके अलावा अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि कैप्शन में ज्यादा जरूरत है उसको एक्सप्लेन करने की, वीडियो के साथ साथ इसमें एडिशन और होगा। और स्पेशली अगर वो बुलेट पॉइंट्स में अब न्यूमेरिकली आपने डाला है तो लोग देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे। बट आप एसईओ फ्रेंडली कॉपी बनाना चाह रहे हैं, आई मीन आप जितनी कोशिश करें, जितने इंटीग्रेट कर सकते हैं वर्ड्स कर भी लीजिए, वो इतना नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल अगर आपकी वीडियो उतनी रेलेवेंट है। तो आप रेलेवेंस पे फोकस करिए रादर देन स्टफिंग पे। स्टफिंग से आपका स्कैटर ही होगा एक तरह से, आपकी वीडियो शायद उन लोगों तक पहुंच भी जाए जिन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, बट अगर आपकी वीडियो वो चीज नहीं डिलीवर कर पा रही है, लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो वो फिर एक्चुअल में उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिन लोगों तक वो पहुंचना चाहिए था, और अच्छे से वीडियो व्यूज बढ़ेंगे या फिर स्केल होगा वो वीडियो, वो चीज नहीं हो पाएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आप चाहते हैं। लिंक्स डाल सकते हैं? लिंक्स फेसबुक फिलहाल तो इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता है, पर अगर लिंक आप डालोगे तो रीच कम हो जाती है। हाँ, ये चीज है। ये चीज ऐसा नहीं कि फेसबुक ने एज जब ब्लॉग्स के लिए और आपकी वेबसाइट लिंक्स वगैरह के लिए ये चीज अपडेट आया था लास्ट ईयर कि आपकी लिंक्स इतना ज्यादा रीच नहीं करेंगे और अब आप अपने ब्लॉग्स को भी मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। बट ऐसा कुछ फेसबुक ने अलग से नहीं बोला है कि आप लिंक्स डालेंगे तो आपकी रीच कम होगी। एज क्लीन एज योर पोस्ट कैन बी, जितना कम उसमें एक्स्ट्रा हैशटैग्स और एक्स्ट्रा लिंक्स रहेंगे, इररेलेवेंट लिंक्स रहेंगे, उतना ज्यादा क्लीन रहेगा। जितना क्लीन रहेगा उतना सही ऑडियंस तक पहुंचेगा। टैग्स रखिए, टैग्स आपको रेलेवेंट टैग्स रखने ही हैं। आपको पता होना चाहिए आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो बना रहे हैं, कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट है। पर्सन को टैग करना, जैसे कि ऑफ मान कोर्स लो टैगिंग हमेशा, कोलैबोरेशन, टैगिंग, इंक्लूडिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन उसमें भी जितनी रेलेवेंस रहे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नीचे आ गया वो कीवर्ड वाला टैब। कीवर्ड की भी कोई स्ट्रैटेजी है, या वीडियो जिस बारे में वही डाले, या कुछ ऐसा बनाए? जैसे मैं यूट्यूब पे क्या करता हूँ, एक कुछ है जेनरिक हैशटैग, जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है तो उसमें जेनरिक आएगा, या ये चैनल है इसमें जेनरिक आएगा, साहिल खन्ना आएगा, एस्ट्रोलॉजी वाले में एस्ट्रोलॉजी आएगा, वास्तु आएगा, न्यूमरोलॉजी आएगा, ऐसे 3-4 आएंगे।
उसके बाद आएगी टॉपिक फ्रेंडली, जो भी होगे उसके बाद लास्ट में डाल देते हैं कॉम्पिटिटर के नाम। हम तो ऐसे करते हैं। तो फेसबुक पे कैसे? अपना ब्रांड, अगेन आपका कीवर्ड सर्च वही है कि साहिल खन्ना कोई सर्च कर रहा है, साहिल खन्ना एस्ट्रोलॉजी सर्च कर रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है। आपके ब्रांड कीवर्ड्स होना या ब्रांड टैग्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं, ब्रॉडर टॉपिक्स होते हैं, नीश टॉपिक्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी आपने एस्ट्रोलॉजी डाला, वो ब्रॉड टॉपिक हो गया। फिर किस टाइप का एस्ट्रोलॉजी है वो भी डालना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी में जैसे वास्तु होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, ऐसे अलग अलग। अगर आपने न्यूमरोलॉजी पे डाला है लेकिन आपने उसमें वास्तु भी डाल दिया, उसकी कोई इतनी रेलेवेंस नहीं है। आप न्यूमरोलॉजी डालिए, आप एस्ट्रोलॉजी डालिए, आप अपना नाम डालिए, और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई और टॉपिक डाले वो डालिए। आप सारे टाइप के एस्ट्रोलॉजीज मत डालिए अगर आप उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ताकि एल्गोरिदम समझ पाए कि अच्छा मुझे इस इंसान तक पहुंचना है तो ये वाला टॉपिक। बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि जैसे सब नीश होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सब बंदे सब देख लेते हैं। अगर आपके पास डेटा है इसको बैक करने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि आपको फिर वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कि आपने न्यूमरोलॉजी के लिए बनाया पर वो वास्तु वालों के पास पहुंच गया, तो वो लर्निंग आपको तब आएगी जब आप अपने नंबर्स देख रहे हैं। तो फिर आप अपनी वीडियो में वास्तु के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे तो आप वास्तु वालों का नाम डालिए, और अगर आपकी काफी ज्यादा मतलब 2-3% नहीं बट कम से कम 15-20% ऑडियंस है जो वहां से आ रही है, तो आप वो रिस्क लेके देख सकते हैं, या फिर आप अलग से वास्तु के लिए भी वीडियो बना सकते हैं। अब पब्लिश का बटन क्लिक कर दिया मैंने, वीडियो जा चुकी है, शेड्यूल कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब बैठ के देखना है या फिर शेयर करना है ग्रुपों के अंदर? काफी अच्छा सवाल है ये। मुझे लगता है जब आप ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं, या आपकी ब्रांड पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है, जब आप ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो, आपकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उस चीज को पब्लिश या डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, तो उस केस में पहला कुछ वक्त आपको लेना चाहिए प्लेटफॉर्म को लर्न करने के लिए कि आप क्या देना चाह रहे हैं। अगर आपके पास है ऐसी कम्युनिटीज, एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज जो आपको पता है कि आके आपका इस टाइप का कंटेंट फेसबुक पे भी कंज्यूम करना चाहती हैं, बिल्कुल करिए। आपको पता है कि ये कम्युनिटी बार बार इंटरेक्ट करेगी, आप करिए उस चीज को सेल। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक पेज शुरू करें 0 फॉलोअर्स से या 0 लाइक से, और उस केस में आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को या फिर ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स को भेज रहे हैं, ऑनेस्टली हम सबको पता है उसका इंटरेक्शन रेट क्या है, हम सबको पता है कि वो लोग कितना उस पर क्लिक करने वाले हैं। शायद 10 लोगों को भेजने के बाद 5 लोग फॉलो कर दें, और ये बेस्ट केस सिनेरियो है। वो लोग वो नहीं है जो आपकी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म गेम भी नहीं है। अगर आपको ये ब्रांड 5, 10, 20 पूरी जिंदगी चलाना है, इतने साल चलाना है, उस केस में आपको प्लेटफॉर्म को टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, और आप प्लेटफॉर्म से सीखे रादर देन आप किसी से पूछें कि आप फॉलो कर दीजिए। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, जानता हूँ मतलब मैं, उनके पास क्या है, उन्होंने ना क्रोम एक्सटेंशन बना रखे हैं। तो आप क्या करते हो, उसमें ग्रुप की लिस्ट है जो एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, आपको 1 क्लिक करना है, फेसबुक के अकाउंट मिलते हैं, 10 रुपये में एक अकाउंट मिलता है। तो उसमें उन्होंने 100-150 अकाउंट्स लिंक कर रखे हैं, 1 क्लिक करते हैं, वो जो अकाउंट्स होते हैं वो उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। 24 घंटे तक कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। 24 घंटे के बाद में जब भी आप कोई वीडियो लाइव करते हो तो आप वो पे लिंक डाल देते हो, और वो 100 के पास में इकट्ठा ग्रुप चला जाता है। तो आपकी वीडियो अभी लाइव हुई है, लाइव होने के विदिन 1 मिनट आपके पास में कुछ 800-900 एक्चुअल शेयर्स होते हैं। एक्चुअल शेयर्स? हाँ, मतलब ये एक्चुअल वो जो प्रोफाइल्स होती है, वो प्रोफाइल बेसिकली लड़कियों की बनाई जाती है, और उसके ऊपर लोग ऐड करे जाते हैं 5000, और उनको शेयर जब किया जाता है तो वो 5000 में से 2000-3000 लोग तो खुद की प्रोफाइल से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी शेयर करते हैं आगे, उसके बाद जो ग्रुप में शेयर हुआ है वहां से भी हुआ है। तो मैंने ऐसा देखा है, वो 2-2 दिन में ही चैनल मोनेटाइज कर देते हैं फेसबुक, और अंत ग्रो कर रहे हैं। मतलब इसको हम ग्रोथ हैक कह सकते हैं। गलत है, ब्रांड के लिए तो गलत है, बट जो लोग सूखा नशा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए है। मतलब 2-2 महीने में पैसा कमा के गायब हो जाते हैं, फिर नया पेज। अगेन अगर आपका गोल वो है, आप करिए। मतलब आई एम श्योर मार्क बहुत शॉक्ड होगा ये जानकर। नहीं, इंडिया में तो बहुत कुछ होता है, इससे भी बहुत एडवांस चीजें होती है, वो जो हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, बट होती है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं फेसबुक क्रैक नहीं कर पाया तभी से। गलत तरीका तो फिर मेरे को बहुत सारे मेरे पास बंदे हैं वो तो फिर हम रातों रात कहीं पे भी ले जा सकते हैं। वो तो है, बट अगेन आपका गोल अगर वो है, आप मोनेटाइज मतलब लॉजिकली शेयर नहीं करना चाहिए हमको कम्युनिटीज में, मतलब ग्रुप्स में ऐड होके। जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बना रहा हूं, तो मैंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी के जितने ग्रुप्स थे उसमें ऐड हो गया, 3-4 दिन उनसे एंगेज किया। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं ब्रांड्स को मॉनिटर किया करता था, 2013-14 जब हम काम किया करते थे। उसके बाद फिर हमने ना ये करना छोड़ दिया। तो पहले तो क्या होता था, पहले हमारे पास लिमिटेड ब्रांड्स थे, एजेंसी पॉइंट पे बता रहा हूँ। तो हम क्या करते थे,
रियल प्रोफाइल से, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल होती थी, उनके रिश्तेदारों की प्रोफाइल होती थी, उनसे एक ग्रुप में ऐड करवाते थे और वो एंगेज कराते थे। 4-5 दिन एंगेज कराने के बाद जो एक्टिव ग्रुप से उनका नाम बन जाता था, उसके बाद वो अपना एक पोस्ट मारते थे जिसके अंदर कहते थे यार ये वीडियो देखो, इसमें देखो ये बात कर रखी है, तुमको सेंस लग रही है। फिर लोग एंगेज करते थे उस वीडियो के ऊपर, वहां से व्यूज बढ़ जाते थे। जो कि बिल्कुल सही तरीका है। मुझे लगता है कोई ब्रांड के शुरुआत में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको वो सपोर्ट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आता है एज अ ब्रांड। स्केल करते करते आप सीखेंगे कि ये चीजें आपकी शुरुआत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और काम आई, बट स्केल करते करते आपको वही करना पड़ेगा जो ब्रांड, मतलब जो प्लेटफॉर्म चाहता है, आपको उसको वही सर्व करना पड़ेगा। बट अगेन, टू स्टार्ट विद एनी ब्रांड, आपको वो इमोशनल और फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स के थ्रू सपोर्ट, कम्युनिटीज के थ्रू सपोर्ट, आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस अगर किसी भी और प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू सपोर्ट, वो चीज बहुत अच्छा पुश होता है। एल्गोरिथम पे वापस आए तो ऑर्गेनिकली, एल्गोरिथम को जितना आप ऑर्गेनिकली समझने दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप एड्स भी चलाइए, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है वो भी बेचिए, बट एटलीस्ट अगर आप कम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका जो इनपुट है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, in terms of scripting, in terms of pre-production, post-production and distribution, वो कितना अच्छा चला है, ताकि आप खाली डेटा पे और अपनी मेहनत पे रिलाई कर पाए। उस केस में आपको एंटायरली फोकस करना चाहिए कि फेसबुक को आप सीखने का मौका दें, बट सपोर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है और क्रॉस प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कम्युनिटीज में शेयर करने वाली स्ट्रैटेजी को क्रॉस प्रमोशन बोलना चाहूंगी, अगर बोल सकते हो, पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड के लिए इनिशियल स्टेज पे। अब पब्लिश भी कर दिया है, पिछले 15-20 दिन से हम पब्लिश कर रहे हैं। अब कुछ केपीआईज के बारे में बात करते हैं जिनको हम मेजर करें, जिससे हम डायरेक्शन जाने कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। ये चीज रेलेवेंट है इंस्टाग्राम को भी लेकर, और काफी केपीआईज हमने सुने भी हैं। डिपेंड करता है आपकी ब्रांड का अगेन गोल क्या है। कुछ ब्रांड्स का गोल होता है लिंक क्लिक्स बायो में, ऐसे भी ब्रांड्स हैं, और कुछ ब्रांड्स हैं जिनका मेजर गोल होता है रीच, इम्प्रेशंस। सो आपके केपीआईज क्या हैं ये आप डिसाइड करेंगे। आजकल जो चल रहा है, और ये चीज फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इज एंगेजमेंट पे ब्रांड्स बहुत ज्यादा फोकस करें। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड है और आप चाहते हैं कि आपके पास ब्रांड डील्स या ब्रांड इंटीग्रेशंस आए, तो आपके लिए एंगेजमेंट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके व्यूज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो कंटेंट अब ऑप्टिमाइज हो रहा है और सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज हो रहा है, तो उस चीज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना केपीआईज डिसाइड करिए, आप अपना सेकेंडरी मेट्रिक्स क्या होंगे वो डिसाइड करिए और उसके बेसिस पे बनाइए। तो अगर हम बात करें किसी भी मीडिया इंडस्ट्री को ले लीजिए, केपीआईज आपके वीडियो व्यूज होंगे। अगर हम चले जाते हैं किसी भी इंप्रेशंस हो सकते हैं, अगर आप ब्लॉग्स पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड जो अपने फेसबुक पे ब्लॉग्स पोस्ट कर रहा है, अगर आप चाहें तो रीच रख सकते हैं। अगर आपको अपना एक प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हैं, आप एक ब्रांड है जो शुरू करें, फास्ट फैशन ले लीजिए, कोई भी एक क्लोथिंग एंड अपैरल ब्रांड अगर आप लेंगे, तो आपको रीच पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीच और इंप्रेशन में डिफरेंस ये है कि इंप्रेशन आपका सेम यूजर बार बार चीज देख रहा है, और रीच है वो सेम यूनिक यूजर है। तो अगर आपको एक यूजर को बेचना है तो आपको रीच पे ध्यान देना चाहिए। इतने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट देखा, इतने लोगों ने मेरा पोर्टफोलियो देखा, इतने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट का जो कैटेगरीज हैं वो चीज देखी, और ये लोग मेरे कन्वर्ट होंगे। तो आप अपने केपीआईज डिसाइड करिए, अपने सेकेंडरी मैट्रिक्स डिसाइड करिए। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद हम परफॉर्मेंस पे भी डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आपका इनपुट क्या है, आप कितना कंसिस्टेंटली कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट कैसे डिसाइडेड है। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालने वाला हूँ, डालने वाली हूँ, 3 मैं पोस्ट डालूंगी, फोटो पोस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो चलता है, बट मुझे पता है कि लोगों को मेरा प्रोडक्ट सिर्फ फोटो पोस्ट में दिखेगा। मुझे पता है इसका इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है, बट मेरा गोल ये है कि मुझे इस इंसान को कन्वर्ट भी करना है, तो मैं पोस्ट भी डाल रही हूँ। और उसके साथ साथ मुझे चाहिए कि मैं फेसबुक से कुछ तो ट्रैफिक रीडायरेक्ट करूं अपनी तरफ, तो मैं पोस्ट के साथ लिंक भी डाल दिया, या अलग से एक अपने वेबसाइट की लिंक भी डाल दी सीटीए के साथ कि बाय नाउ या विजिट नाउ, ये सारे सीटीएस। तो डिपेंड करता है कि आपका किस मार्केट में है, आप किस इंडस्ट्री में हैं, आप पर्सनल ब्रांड में है तो आप कितने सारे लोगों से कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग बैक टू आपका केपीआई क्या है एज अ ब्रांड, ये आप डिसाइड करेंगे। वो आपके अलाइन होना चाहिए, आपके जो मैक्रो गोल है आपकी ब्रांड का क्या है उससे, और इस चीज से कि आप फेसबुक से क्या चाहते हैं। आप फेसबुक से अपना ब्रांड अवेयरनेस, अपना प्रोडक्ट अवेयरनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको फेसबुक के थ्रू जाने, या आप चाहते हैं लोग आपका सामान फेसबुक के थ्रू खरीदें। उसके बेसिस पे वो मैट्रिक्स डिसाइड करिए, और उसके बेसिस पे आप देखिए कि आप किस तरह से उस चीज को ट्रैक करते हैं विद टाइम। इन केपीआईज को ट्रैक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है क्या कि एंगेजमेंट रेशियो क्या होना चाहिए
फेसबुक के ऊपर? नहीं, किसी इंडस्ट्री का कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। मैं एक नंबर बोल सकते हुए बोलने के लिए अपने 5-6 ब्रांड्स के एक्सपीरियंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम है जो आपको खाली अपने डेटा को पढ़ के ही समझ आएगा। आप बताओ वैसे कितना होता है एंगेजमेंट रेशियो? एंगेजमेंट रेशो कुछ इस तरह से ले लीजिए कि अगर मैंने 100% लोगों तक दिया है तो कम से कम 6 से 7% होगा मीडिया के अंदर। ठीक है। इतना है, इंपॉर्टेंट है। और 3 सेकंड व्यूज की बात करके चले तो वीडियोस के अंदर 3 सेकंड व्यूज पे आपका अगर 80% ऑडियंस ले भी लो, तो अगर मेरा ले लो कि 1 मिलियन अगर फॉलोअर्स हैं मेरे उस पेज पे, कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए। बाकी आजकल मैंने कुछ कुछ पेजेस ऐसे भी देखे, फॉलोअर्स ज्यादा है, कुछ वीडियोस उठती है फिर कुछ नहीं उठती है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। उसमें वही है आपका, अगर आप अपने एनालिटिक्स खोल के देखोगे तो उसमें दिखाएगा कि रिकमेंडेशंस के थ्रू इतना ट्रैफिक आया है, फॉलोअर्स के थ्रू इतना ट्रैफिक आया है, अनफॉलो मतलब जो लोग आपको फॉलो नहीं करे उनके थ्रू इतना ट्रैफिक आया है। जितना मुझे अंदाजा है 70 to 80% जो लोग हैं वो अभी भी वही हैं जो आपका कंटेंट बाहर से देख रहे हैं, उन्होंने कंटेंट के लिए आप पे क्लिक किया है, ना कि आपकी ब्रांड के लिए। तो उस हिसाब से फेसबुक आपको आपके यूजर को चीजें दिखा रहा है और उस हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आपका 80% ट्रैफिक आपके रिकमेंडेशन सेक्शन से ही आ रहा है। तो हाँ, मतलब एंगेजमेंट रेट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं पर्सनल ब्रांड्स के लिए, आपका 6 से 7% कोई भी ब्रांड अगर आपके पास इंटीग्रेशन के लिए आएगा वो ये देखेगा कि आपका एंगेजमेंट कितना है, चाहे आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स हो, 4 मिलियन फॉलोअर्स हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ब्रांड आया है जो आपको 50,000 फॉलोअर्स में उतने पैसे दे रहा है जितने 5 लाख वाले को नहीं मिल रहे हैं। उस केस में वो देखेंगे आपका एंगेजमेंट रेट कितना है। आप हो सकते हो 50,000 में आपके, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया, आपके 50,000 फॉलोअर्स के अंदर कम से कम 4 लाख व्यूज हर वीडियो पे आ रहे हैं। एवरेज व्यूज कितने हैं आपके हर वीडियो को लेकर? व्यूज आपका एंगेजमेंट के अंदर फॉल करता है। दूसरा मेट्रिक होगा कि आपके 3 सेकंड व्यूज कितने आ रहे हैं। अगर कुछ ब्रांड्स इंटरनल डेटा आपसे मांगते हैं तो 3 सेकंड व्यूज कितने आ रहे हैं, 1 मिनट व्यूज कितने आ रहे हैं। उसके अगेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नहीं है, बट रेलेवेंट टू आपका पेज उसका परसेंटेज कितना है, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हायर द नंबर उतना हायर आपके चांसेस हैं फेसबुक के थ्रू मोनेटाइज करने के और एक्सटर्नली मोनेटाइज करने के इंटीग्रेटेड तरह से। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ग्रोथ हैक्स, अभी मान रहे हैं हम सबने सब कुछ कर लिया, डेटा भी स्टडी कर लिया, सब कुछ समझ में आ गया, और उस डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कोई कंटेंट चला तो क्यों चला, और वो कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो आपने देखे हुए अगर ये करो तो ना थोड़ी जल्दी ग्रोथ मिल जाती है। आई फील लाइक ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं डेटा पे वापस जाना चाहूंगी, क्योंकि वो चीज मैंने डिटेल में नहीं बताई है। डेटा में अगेन आपके लिए केपीआई इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यूरेशन स्टडी कर रहे हैं। आप कितने टाइम से वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस बेसिस पे आप उसको ट्रैक कर रहे हैं। डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं आप, वीकली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं आप, मंथली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं, और उससे क्या इंसाइट्स निकाल पा रहे हैं। उसके थ्रू मैं आई थिंक इस वाले सवाल का बेटर जवाब दे पाऊंगी। कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव इंसाइट्स, आपको पता लग रहा है कि हर हफ्ते हर महीने इतनी मेरी ग्रोथ है, इतनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है। वो इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स हो सकती है, अगर आपका गोल है फॉलोअर्स बढ़ाना। अगर एज अ ब्रांड आपका गोल नहीं है कि फॉलोअर्स पे फोकस करना है, बट इस चीज पे फोकस करना है कि कितना इंटरेक्शन है मेरे लिंक्स के साथ या मेरे कंटेंट के साथ, तो आप उस पे फोकस करिए और वो आपका प्राइमरी मेट्रिक हो जाएगा। या फिर आप इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आपकी रीच कितनी ज्यादा है, वो भी आप वीकली बेसिस पे ट्रैक करें। मेरे हिसाब से आप जितने केपीआई रखना चाहते हैं रखिए, पर आपका जो मेट्रिक्स हैं वो आप सारे के सारे ट्रैक करिए, क्योंकि उससे ओवरऑल आपको पिक्चर मिलता है और उसी बेसिस पे आप डिसाइड करते हो वीक ऑन वीक और मंथ कि आपके की फोकस एरियाज जो आगे ले जाके हैं वो क्या होंगे। और फेसबुक पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए कि आपका टॉप परफॉर्मिंग कॉन्टेंट क्या था, आपका टॉप टियर कॉन्टेंट क्या था। और इस केस में आपको टॉप टियर कंटेंट बाय फॉर्मेट ब्रेकडाउन मिलता है फेसबुक पे, एंड बाय कंटेंट भी ब्रेकडाउन मिलता है कि इतना रीच हुआ, इतना इतना ये हुआ। तो आप मैक्रो लेवल पे समझने की कोशिश करिए कि कौन से फॉर्मेट्स को आप सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करिए। ये फॉर्मेट आपके लिए चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप का कंटेंट पुश कर रहे हैं। फेसबुक अभी भी वीडियो सबसे ज्यादा प्रमोट करेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल है सोशल मीडिया को लेकर, बट साथ साथ और चीजों पे भी ऑप्टिमाइज करिए बेसिस ऑन आपका केपीआई क्या है। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस चीज को ट्रैकिंग को ध्यान रखते हुए कुछ क्वालिटेटिव इंसाइट्स निकलते हैं जो आपको सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं मिल रहे, बट इसके थ्रू भी मिल रहे हैं कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है आपका कंज्यूमर को लेके। आपका कंज्यूमर आपके किस कंटेंट के साथ इंटरैक्ट भी कर रहा है और आपका ट्रैफिक भी जा रहा है आपकी वेबसाइट पे या आपकी ऐप पे। तो वो कंजम्पशन पैटर्न समझने की कोशिश करिए और उस बेसिस पे आप अपनी जो हर वीकली स्ट्रैटेजी है वो चीज उस हिसाब से बनाइए, उस अपना डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से रखिए और उस हिसाब से चेंज करिए। और
आई फील लाइक ये चीज आपने अपने वीडियोस में भी बात करी है, इन सब चीजों में एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, केपीआईज आप तभी ढंग से ट्रैक कर पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन और आपका केपीआई बहुत इंटरलिंक्ड और कोरिलेटेड है। तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर लेके स्ट्रांग है, आपका इनपुट है कि आपने 10 पोस्ट डालने ही डालने हैं हफ्ते में, तभी आप अपना केपीआई ढंग से मेजर कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना इनपुट चेंज करेंगे तो आपके केपीआई पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना एवरेज पर पोस्ट कितना इंटरेक्शन आ रहा है वो चीज मेजर करिए, एवरेज इंप्रेशंस पर पोस्ट कितना आ रहा है वो मेजर करिए। उसके लिए आप ये भी मेजर करिए कि आपका इनपुट कितना है। 10 पोस्ट है, 10 में आपका 3 वीडियोज हैं, 2 पोस्ट हैं, 5 ब्लॉग्स हैं, वो चीज आपका उसका ट्रैक होना चाहिए इनपुट का। और फिर केपीआई में ऑफ कोर्स आउटपुट कितना है और पर डे पे कितना है और पर वीक पे कितना है, उस चीज को ध्यान में रखकर। अब डेटा भी समझ में आ गया है, अब कुछ ऐसे हैक्स बताओ जो आपकी लर्निंग से है जिससे लोग जल्दी ग्रो कर पाए, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर रखा है। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। आई फील लाइक बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, बट जिन इंडस्ट्रीज में मैंने पर्सनली काम किया है, मैंने पर्सनल ब्रांडिंग में काफी काम किया है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में मैंने अपैरल में बहुत ज्यादा काम किया है, छोटे मर्चेंट्स, बड़ी ब्रांड्स, मैक्रोमैन, मैक्रो वुमन, इन सब के साथ। फिर मैंने काम किया है मीडिया में, मीडिया एंड पब्लिशिंग में, जिसमें सोशल इम्पैक्ट के अंदर स्पेशली उस नीश में मैंने काम किया है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को लेके बात करूं तो कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ हो गई कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं अपनी यूएसपी को ध्यान में रखें, अपनी ब्रांडिंग स्ट्रांग रखें और अपना प्रोडक्ट स्ट्रांग रखें। और दूसरी चीज़ है कि आप समझने की कोशिश करें कि ऑडियंस क्या कंज्यूम कर रहा है। अगर एक हैक है जो फेसबुक पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार दोहराया है, वो ये है कि इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखें। इमोशनल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ जो म्यूजिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का आप टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं, इमोशनली आपसे कैसे कनेक्ट हो सकता है इंसान। या तो म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट होता है, या स्टोरी टेलिंग के थ्रू कनेक्ट होता है, या लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट होता है, या ज्योग्राफी जो आपकी होती है उसके थ्रू कनेक्ट होता है। इन चीज़ों को दिमाग में रखें। अगर आप इन चीज़ों को लेके श्योर हैं, आपको लगता है कि आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रांड रिकॉल के लिए अगेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खुद की ब्रांड गाइडलाइंस चूज करें। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिंजेंट है कि आपको एक ही चीज़ के साथ स्टक रहना है। फेसबुक इवॉल्व हो रहा है, आप भी इवॉल्व हो सकते हैं एज अ ब्रांड। पर वो चीज़ें जिनसे आपको लोग बार बार आपकी वीडियोस आकर देखें या फिर आप बार बार आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करें, वो थोड़ी कंसिस्टेंसी जो आपकी ब्रांड के अंदर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ पे फोकस करें। छोटे छोटे हैक्स ऐसे हैं कि आप अपने एसईओ के साथ बहुत अच्छा खेल सकते हैं, आप अपने कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका बहुत सारा जो भी आपका गूगल पे रैंकिंग आती है वो आपके सोशल मीडिया इंटीग्रेशन के थ्रू भी आ रही है। तो जैसे आप अपना समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपने वेबसाइट में कौन से टाइप के टाइटल्स, हेडिंग्स, कंटेंट डाल रहे हैं, इसी तरह से आप अपने सोशल मीडिया में भी उस चीज़ का सही इस्तेमाल करें। और आपने पढ़ा है कि आप अपनी एसईओ रैंकिंग के लिए स्टफिंग नहीं कर सकते, तो स्टफिंग की जगह रेलेवेंस पे ध्यान दीजिए। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिसर्च। आप रिसर्च जिस तरह से करेंगे कि आपके कंपेटिटर्स क्या डाल रहे हैं, आपके नीश में आपकी ब्रांड की जो नीश है या मार्केट की जो नीश है, उस टाइप में कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, उन कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन विद जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट इज अबाउट, उस चीज का कॉम्बिनेशन लेके अच्छा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ एवरग्रीन, जैसे मैंने बात की थी कि एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे वापस जाइए। जैसे कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को बार बार आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो शायद 10 साल पहले कोई नहीं देखता था, पर अब वो आके उन टॉपिक्स को देख रहा है, तो उसको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करिए। विराट कोहली का कोई एक इंटरव्यू है जो शायद बैंगलोर के हारने पे इतना फेमस नहीं हुआ था, पर अब हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में कभी बैंगलोर टीम जीत जाए, तो या अभी जीती भी है, हमारी वुमेन्स टीम जीती है, उस केस में वो कंटेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो वापस ट्रेंड करना शुरू हो सकता है। और उस केस में आपको जरूरी है कि अगर आपने ऐसी कोई रील डाली थी उससे रिलेटेड या ऐसी कोई वीडियो डाली थी, तो उसको ऑप्टिमाइज करें इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ कॉपी, उसकी पैकेजिंग चेंज करने की कोशिश करें जो अभी रेलेवेंट है, अभी के टाइम से रिलेटेड। तो वो चीज करें, वापस ऑप्टिमाइज करते रहें साथ साथ। और हैक्स यही हैं कि आप जो जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और जो जो आपको लगता है आपके हिसाब से आपकी ऑडियंस के लिए बहुत रेलेवेंट है उस पर ध्यान दीजिए। और शॉर्ट्स डालो, रील्स डालो, ये तो बेस्ट है। आप आई फील लाइक फेसबुक पे जो मेन स्ट्रैटेजी, और ये मैंने अंकुर के केस में, जब हमने अंकुर का पेज शुरू किया था, हमने ऑनेस्टली, ये मेरा आइडिया था
और एक हमारी टीम में एक और लड़का था श्रेनिक, उसने भी हमें एक आइडिया दिया था रीपर्पजिंग कंटेंट। अब तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, अब तो रील शॉर्ट कुछ ऐसा रहा नहीं है, पर हमने शुरुआत बस यही की थी कि हम जो रील्स और आईजीटीवी वीडियोस बना रहे थे अंकुर के पेज के लिए, जो भी हम लाइव सेशंस करते थे, हमने उनको रीपर्पज करना शुरू किया था फेसबुक पे। तो वो चीज बहुत काम आई थी रीपर्पजिंग। अगर आप एफर्ट टू आउटपुट रेशो देखें, रीपर्पजिंग में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, आपको सिर्फ अपनी कंटेंट को उठाना है और डालना है। बट अगर आप उसको ऑप्टिमाइज ढंग से कर रहे हैं तो वो कंटेंट आपके लिए पेज पिक कर सकता है और आप उस पर भी स्केल कर सकते हैं, या फिर आप अपना और स्ट्रैटेजी डाल के और डिस्ट्रीब्यूशन देख के और डिफरेंट ऑडियंस के लिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उस पर स्क्रिप्टिंग करके बना सकते हैं। तो और इसमें एड्स भी क्या ग्रोथ हैक में यूज कर सकते हैं? एड्स डेफिनेटली, अगर अगेन आपको कुछ बेचना है इवेंचुअली, आपका कोई कोर्स हो गया, आपका कोई प्रोडक्ट हो गया, आपको खुद के अपने वीडियो व्यूज भी इंक्रीज करने हैं क्योंकि आपको आगे जाके एज अ पर्सनल ब्रांड बाकी ब्रांड्स के साथ काम करना है, एड्स चलाना बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एड्स चलाने चाहिए। एड्स चलाने के वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास बजट क्या है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर आपका बजट लो है, आप कोशिश करिए कि आप ब्रॉड टारगेटिंग रख रहे हैं, आप मासेस तक पहुंच रहे हैं, आप किसी एक नीश में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप मासेस तक पहुंचेंगे उतना ज्यादा आपका अगर केपीआई इंप्रेशंस या रीच है आप वो पहुंच जाएंगे वहां पे। बट अगर आपका केपीआई वीडियो व्यूज भी है, वीडियो व्यूज भी इतने ज्यादा महंगे नहीं पड़ते फेसबुक एड्स के थ्रू जितना मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे पड़ते हैं। आपका एक बहुत ही क्लियर सीटीए है कि मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना है, वेबसाइट पे भी इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक लेके जाना है, उस केस में आपको अपना बजट उस हिसाब से रखना पड़ेगा। आपको नैरो टारगेटिंग रखनी पड़ेगी और हमेशा नैरो टारगेटिंग ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू ब्रॉड टारगेटिंग ऑन फेसबुक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बट फेसबुक पे डेफिनेटली। इसमें एक हैक जो मैंने सीखा है वो ये है कि स्पेशली लाइक अपैरल इंडस्ट्री में या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, टैंजिबल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, इसमें ये है कि इसमें कुछ फॉर्मेट्स हैं जिसमें प्लेसमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। अगर किसी आपने देखे होंगे कि आपके एड्स आपके स्टोरीज पे भी आते हैं, इंस्टाग्राम फीड पे भी आते हैं, अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हैं आपकी फेसबुक फीड इन फीड एड्स भी होते हैं, आपके वीडियो इन स्ट्रीम एड्स होते हैं जो उसमें बीच में आते हैं। इन सब केसेस में एक फॉर्मेट है जो सबसे सस्ता पड़ता है और जिसका कन्वर्जन रेट, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है और अगर आपका जो ट्रैफिक जा रहा है वो अच्छा जा रहा है, अगर आपने सही कम्युनिकेशन किया अपने एड के थ्रू, सिंगल एड से शुरुआत कीजिए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका ब्रांड अवेयरनेस क्या है। और सिंगल एड, सिंगल वीडियो एड भी हो सकता है, वीडियो एड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और सिंगल इमेज एड्स भी हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और उसके बाद डायनामिक एडवर्टाइजिंग पे ध्यान दीजिए, शॉपिंग एड्स वगैरह जो चलाने चलाइए। अपने बजट को ध्यान रखिए और अपनी इंटरेस्ट बेस्ड जो टारगेटिंग है उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए। वो फेसबुक भी आपको बहुत डेटा देता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है, अगर आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप अपना खुद का डेटाबेस कितना स्ट्रांग रख रहे हैं, तो आप फेसबुक पे लोकल ऑडियंस बना सकते हैं। आपके पास जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस यूज कर सकते हैं। इस केस में आपकी टारगेटिंग में बहुत अच्छी मदद होती है। तो जो ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख कस्टमर्स की ईमेल आईडीज या फोन नंबर्स है और आपको पता है कन्वर्ट होंगे, वहां तक आप पहुंच सकते हैं, उनके जैसे और लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फेसबुक के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वैसे टाइप की और ऑडियंस बना दे। दूसरा केस ये होगा, रीटारगेटिंग में बहुत मदद मिलती है। जैसे अगर आपने एक कोर्स बनाया डिजिटल मार्केटिंग समझाने के लिए और दूसरा कोर्स आप बना रहे हैं फेसबुक समझाने के लिए या यूट्यूब समझाने के लिए, तो जिन लोगों ने आपका डिजिटल मार्केटिंग लिया था शायद उनकी अब नौकरी लग गई हो कोर्स लेके, एंड आई एम श्योर लग भी गई होगी। उस केस में ये लोग आपका फेसबुक ऐड या आपका फेसबुक का कोर्स या इंस्टाग्राम का कोर्स या यूट्यूब का कोर्स भी खरीदेंगे। तो अपना डेटा बहुत संभाल के इस्तेमाल करें और उसका एकदम सही इस्तेमाल करें। और अगेन दिस अप्लाइज टू फेसबुक, एकदम शुरुआत में अगर हम कॉन्वर्सेशन में जाएं, हर चीज को ऑप्टिमाइज और इवॉल्व करते रहें टाइम के साथ साथ, अपनी ऑडियंस को समझ के, अपने नंबर्स को समझ के और अपने खुद के एक्सपीरियंस को लेके। फेसबुक एड्स के ऊपर और डिटेल नहीं लेके जाऊंगा, फेसबुक एड्स का कोर्स नहीं बनाना इसको हमको अब अपने टाइम पे स्टिक रहना चाहिए। तो थैंक यू, सबसे पहले बहुत मजा आया, बहुत सारी हमने इनसाइट्स के बारे में बात करी है। मैं सोच रहा था ये इनसाइटफुल आर हो गया है, तो आर से ऊपर हो गया ये वीडियो मेरे हिसाब से, बाकी बढ़िया वीडियो होती। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, मजा आया। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है ऑनेस्टली। अभी क्या मिला? आपने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, बस मतलब चीजों को लेके अंदर में हमने काफी कॉन्वर्सेशंस किए, एंड आई फील लाइक ऑनेस्टली अगर मुझे कुछ बोलना है, तारीफ करने में मैं बहुत बुरी हूँ पर अगर मुझे कुछ सच बोलना है तो जो वीडियोस मैंने देखे हैं, और ये मेरी खुद की आइडियोलॉजी है, बहुत कोर्सेज बन चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चीजें सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, पर किसी भी इंसान को किसी भी प्लेटफॉर्म को समझना है, किसी भी इंडस्ट्री को समझना है, किसी भी फील्ड को समझना है, उसके बेसिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने ये समझने से शुरू किया था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के बेसिक समझना, एसईओ क्या है, एससीएम क्या है, एसएमएम क्या है, एब्रिविएशंस तो चलो अब मुझे बोलने आते हैं, बट उस वक्त मैंने डायरीज बना के, नोट्स बना बना के ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी है। और उसके साथ साथ फिर टेक्निकल टूल्स पे काम करना, उस काम को करने के लिए आप ऑफ कोर्स कोर्सेज लीजिए, समझिए जो आप ऑलरेडी सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ उस टेक्निकल एक्सपीरियंस को भी लीजिए, इंटर्नशिप्स लीजिए, पेड अनपेड इंटर्नशिप्स, और फिर आगे जाके वो रेलेवेंट इंडस्ट्रीज में काम करिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, और फिर सीखिए कि उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोर्स से ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं, साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ भी सीखनी पड़ती है। तो आप किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।